नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर 2024 गणित मैथ की वीडियोस में। तो इस वीडियो में सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। गणित में अगर आप 25 में 25 नंबर लाना चाहते हैं और पास होने के लिए आपको मिनिमम 12 नंबर चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके 11 नंबर आए तो आप फेल माने जाएंगे। तो इसको ध्यान दीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और दोस्त ये वीडियो स्पेशली 2024 में है, ठीक है ना। तो जो भी बिल्कुल नए क्वेश्चन हैं, जो भी पेपर में आने वाले हैं, वही क्वेश्चन हम देखेंगे। और इसके बाद आप पार्ट 2 में, ठीक है, ये पार्ट 2 है, उसके बाद 3 में आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। और जो हमारी फर्स्ट की वीडियो आपने छोड़ी अभी बहुविकल्पी की, उसको जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो कि आपके पेपर में टोटल 6 नंबर के आने वाले हैं, ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है और आपको पेपर में पास कराने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इस वीडियो को अगर आप लोग कंप्लीट देखेंगे तो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भी यही से कंप्लीट होंगे। चलिए देखते हैं 2022 में क्या प्रश्न पूछा गया था आपसे पेपर में। 6 प्लस 6.6 प्लस ये सब, इसका मान आपको ज्ञात करना था, ठीक है। सिंपल था दोस्तों, आपको इसको जोड़कर आंसर कर देना था। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से आपको जोड़ना सिखा देंगे। देखिए यहाँ पर पहले लिखा 6 लिखा है ना, ठीक है। और देखिए 6 के बाद यहाँ पर देखिए मैक्सिमम 3 अंक है, तो 6 के बाद दशमलव में 3 जीरो, 6 दशमलव के बाद जीरो कितना भी आप लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है 6.6। फिर दोस्तों तीसरा क्या लिखा है 6.66 और लास्ट में 6.666। सबको जोड़ देना था, प्लस का चिन्ह बनाएंगे, 6 हो जाएगा, 6 6 12 हो गया, ठीक है। और देखिए एक बात आपको और बता दें, जैसे यहाँ पर लिखा था 6.6, 2 जीरो आप ऐसे ही लगा देते हैं। देखिए आपका इससे ये क्लियर होता है ना कि कैसे जोड़ना है, ठीक है। इससे आपका जोड़ आसान हो जाता है। 6 6 12 हो गया, हासिल यहाँ 1 है। 6 12 18, 18 में एक जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, अभी भी हासिल 1 है। 6 12 18 24 और 1 हो जाएगा 25। कितने अंक पर दशमलव है, 3 अंक पर, तो 25.926, ठीक है। ये सिंपल था, हमारा आंसर था। क्या आंसर था, आंसर में आप ऐसे लिख सकते हैं बढ़िया से, ठीक है, 25.926। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, होशियारी करके आंसर बढ़िया से अपने दोस्तों का पता करके लिख देते हैं और 1 नंबर बहुविकल्पी में पा जाते हैं, ठीक है ना। एग्जामिनर कभी कभी देखते नहीं, ठीक है ना। तो इसका फायदा आप उठाइएगा। एक आयत की लंबाई दी गई है, उसका परिमाप दिया गया है, उसका क्षेत्रफल हमें बताना था। देखिए दोस्तों, हमें अगर आयत की लंबाई पता है, लंबाई को एल से लिख दीजिए, 50 मीटर है हमारी, ठीक है। उसका परिमाप दिया गया है। देखिए आयत का परिमाप का जो फार्मूला होता है, क्या होता है बताइए। आयत का परिमाप का जो फार्मूला होता है, 2 ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये आयत के परिमाप का फार्मूला होता है, ठीक है। उसका परिमाप हमें दिया गया है 180, यहाँ पर 180 लिख दीजिए। दो लंबाई की जगह दोस्तों क्या रखेंगे 50, चौड़ाई को हम कुछ मान लेते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी मान लीजिए, या इसको आप बी मान लीजिए, ठीक है। तो बी पर बॉय वाला ना, 2 से भाग करिए, यहाँ पर आ जाएगा 90, तो आ जाएगा 90 बराबर 50 प्लस का बी, ठीक है। ये माना है चौड़ाई को, तो 50 और 90 यहाँ से घटेगा, 50 इधर आएगा तो कितना बचेगा 40, ठीक है। ये बी, ये 40 मीटर हो गया हमारा। तो हमें दोस्तों पता चल चुका है इसकी चौड़ाई क्या है, 40 है। यहाँ पर लिख लीजिए बी बराबर आ गया हमारा 40, ठीक है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो सिंपल तो होता है दोस्तों, हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। हमारी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है यहाँ पर, तो लंबाई की जगह दोस्तों क्या रखेंगे 50 दिया गया था, चौड़ाई हमारी 40 आ गई, 50 गुणे 40 कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 2000, ठीक है। और देखिए दोस्तों जो इसका क्षेत्रफल आएगा, इसका जो यूनिट आएगा देखिए, ठीक है, मात्रक, वो होगा मीटर स्क्वायर। ये भी जरा ध्यान में रखेंगे, बहुत से बच्चे खाली 2000 लिख देंगे, आपका आधा नंबर कट जाएगा 1 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, एग्जामिनर आपका एक एक नंबर काटने के लिए तैयार रहता है। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं, कोटि पूरक कोड को उदाहरण से समझाना है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऐसे में दो कोड जिनका योग 90 अंश या एक समकोण के बराबर होता है, इनमें से प्रत्येक कोड एक दूसरे के कोटि पूरक कोड कहलाते हैं। जैसे दोस्तों 30 अंश और 60 अंश का कोड कोटि पूरक कोड है, ठीक है।
सिंपल थी परिभाषा, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते 2022 में पूछा गया था, ठीक है। और देखिए इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा वो भी हम आपको वीडियो में समझाएंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 बार 9 लिख दीजिए, ठीक है। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या आएगा, 100 ही तो आएगा ना, ठीक है। तो इसका योगफल, इसको आपको जोड़ देना। अब देखिए आप लोग यहाँ पर गलती क्या करेंगे, ये जोड़ दोस्तों ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए काफी बच्चे जोड़ने में गलती करेंगे। प्लस का चिन्ह बनाइए, 100, ठीक है, जोड़ लीजिए 9 9 9 1 10 9 1 10, ठीक है। तो ये दोस्त हमारा सही आंसर होगा। तो इतना हमें ध्यान देना है, काफी बार आप लोग ये भी गलती करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे के बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। अब देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको उलझा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ की आप लोग वीडियो देख रहे हैं, छोटी मोटी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं कैसे करना है हमें। देखिए यहां पर क्या लिखा है, 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से, ठीक है, 1000 लीटर प्रत्येक घंटे में 10% की पानी की कमी होती है। तो जब 1000 लीटर का 10% निकालेंगे तो 1000 गुणे 10, ठीक है, इसका 10% परसेंट निकालने के लिए 100 से भाग, 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, तो 100 लीटर, ठीक है दोस्तों, यह है हमारा 100 लीटर। तो पानी की टंकी में कुल पानी की जो मात्रा है वो 1000 लीटर है। कुल मात्रा कितनी है, कुल मात्रा दोस्तों हमारी है 1000 लीटर, ठीक है। और प्रत्येक घंटे दोस्तों कितना कम हो जा रहा है, 100 लीटर। तो 1 घंटे के बाद बोला गया पानी की टंकी में मात्रा कितनी होगी, ठीक है। तो 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, ठीक है ना, 1 घंटे के बाद जो पानी की मात्रा होगी 1000 लीटर में से 100 लीटर घटा दीजिए, तो टोटल बचेगी यहाँ पर 900 लीटर, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, पेपर में आता है, और इसके बाद आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे। आप लोग जो भी वीडियोस होंगी वो मैसेज करिएगा, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताना है, ठीक है। एक होता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब उससे पहले, अनुवर्ती उसके बाद होता है। 4 अंकों की पहले बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, फिर लिख लीजिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, ठीक है, ये हो गया। तो उसके बाद उत्तरवर्ती या अनुवर्ती जो बोलते हैं, उसमें ये निकालना रहे तो आपको एक जोड़ देना होता है, सिंपल सा काम करना है, ठीक है। 9 में से एक जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 10, फिर इसमें 0 0। तो ये दोस्तों आप लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया 10,000, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, ये कॉमा लगा ये मत सोचिएगा क्या लिखा, नहीं तो आप ऐसे लिख लीजिए भैया 1000 10,000, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन सबका लॉजिक पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में पूछता कि अनुवर्ती की जगह पूछा जाता पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो आप बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। अनुवर्ती पूछा जाएगा, ठीक है, क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। एक में जोड़ना होता है, एक में घटाना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट। 2022 के क्वेश्चन हो गए, 2021 में हम लोग आएंगे। तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है, 8738079216। एक बात और, आप लोग हमें व्हाट्सएप चैनल का आप लोग को लिंक दे देंगे, उससे भी आप लोग हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की जो भी वीडियोस होगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही आसान वीडियो है। एक और क्वेश्चन देखिए, रोमन संख्या एल किस प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इसका दोस्तों जो सिंपल सा आंसर होगा, एल का मतलब 50, ठीक है ना। किसको प्रदर्शित करता है, 50 को, बस हो गया आंसर। आपको दोस्तों रोमन संख्या के बारे में इसके बाद जो लघु त्रिक वीडियो आएगी बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है बस उतने का आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न, 1 2 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। किससे किससे लिखना है, 1 2 और 5। देखिए दोस्तों जो सबसे पहले संख्या बनेगी 125 बन जाएगी, आपको दिख रहा होगा। फिर पहले 1 लिखिए, 5 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, ये हो सकता है। अब 2 से बनाइए, 2 5 1 हो गई,
उसके बाद दोस्तों 215 हो जाएगी। अब 5 से शुरू करेंगे तो 512 हो जाएगी और 521 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, बस इतना आंसर था, सिंपल था क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी दिए हुए आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो इस आयत की लंबाई आधी कर दी जाए और चौड़ाई 2 गुनी कर दी जाए तो आयत के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गणना द्वारा स्पष्ट करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत से बच्चे ना, जब इतना ज्यादा इसमें लिखा रहता है ना कुछ, तो बहुत से बच्चे पढ़ते नहीं, डर जाते हैं। डरना नहीं है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, जब आयत के परिमाप की बात आ जाए, याद रखिएगा इसको जरा, तो कुछ मत करिए, सबसे पहले आयत का परिमाप का फार्मूला लिख लीजिए। अभी आपसे एक सवाल इसी में क्वेश्चन आया था, तो आयत का परिमाप का फार्मूला 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। ठीक है, इतना होता है ना। आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो यहां हो जाएगा 2, लंबाई की जगह 10 लिख दीजिए, चौड़ाई की जगह 5 लिख दीजिए। कितना हो गया, 10 5 15, 15 गुणे 2 30, तो ये हो जाएगा 230 सेंटीमीटर। ये जरूर लिखिए सेंटीमीटर। अब दोस्तों देखिए कंडीशन क्या थी, ये हमारी पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, यदि आयत की लंबाई आधी कर दी जाए, आयत की लंबाई पहले 10 दी गई थी। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन जो हमारी सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन थी, अगर हम आयत की लंबाई को आधी करते हैं 10/2 कर देंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चौड़ाई 2 गुनी कर दी जाए। चौड़ाई दोस्तों पहले कितनी थी, पहली कंडीशन में 5 थी। अब जो सेकंड कंडीशन है 5 को 2 से गुणा कर दी जाए तो 10 सेंटीमीटर हो जाता है। तो मतलब यहां पर दोस्तों जो आयत के परिमाप का फार्मूला लगेगा, यहां हो जाएगा 2, लंबाई की जगह दोस्तों क्या रखेंगे, लंबाई को आधा कर दिए 5, चौड़ाई को दोस्तों 2 गुना कर दिए 10। पहले हमारी चौड़ाई कितनी थी 5, अब 5 और 10 5 15, 15 गुणे 2 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया। तो बताइए गणना द्वारा स्पष्ट कीजिए कि क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहां पर भी परिमाप 30 आया, यहां पर भी परिमाप 30 आया, तो क्या बोलेंगे हम लोग, बताइए। तो आयत के परिमाप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही हमें आंसर में लिखना था। ऐसे करके दिखा देंगे, एग्जामिनर भैया खुशी के मारे पागल हो जाएंगे कि इतना अच्छा बच्चे ने एक्सप्लेन किया है। और ये जरूर लिखिएगा कि आयत के परिमाप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 नंबर आपका बन गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। 100 का 3/4, 920 का 30% सरल करिए। जहां का दिख जाए, क से कबूतर, ये का वाला का, ठीक है, इसका मतलब गुणा कर दीजिए। 100 का तो 100 गुणे 3/4 प्लस 920 का 920, का की जगह गुणा का चिन्ह, 30% है। देखिए दोस्तों याद रखिएगा 30 ऐसे लिखा कोई दिक्कत नहीं, जब परसेंटेज है तो जब हम परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो उसके बटे 100 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 30/100 हो गया। एक जीरो से जीरो कटा, एक जीरो से ये जीरो कटा, 4 से भाग करिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 यही 75 हो गया प्लस का 92 गुणे 3, 3 दूनी 6, 3 9 27। ठीक है, 75 प्लस 276 जोड़ लीजिए, 5 और 6 हो गए 11, 7 और 7 14, 1 15, 2 1 3, 351। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत कठिन पेपर में नहीं आते, लेकिन आपकी प्रैक्टिस क्या है, एक एक क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है ना, वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। देखिए दोस्तों अगर वर्ग की हमें भुजा पता है ना, वर्ग ऐसा होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए। तो वर्ग की एक भुजा में 6 दी गई, मतलब अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें भुजा 6 दी गई तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे आंसर आपको करने हैं। अब देखिए दोस्तों आपके मन में एक सवाल होगा, सर अगर हमने आंसर लिख दिया 36 ऐसे आंसर तो कितना नंबर मिलेगा। एग्जामिनर आपको आधा नंबर भी, जीरो भी दे सकता है, क्योंकि आपने इसका इकाई नहीं लिखा जो कि सेंटीमीटर में दिया, कभी मीटर में होगा। ये पूरा लिखिए, 36 आया तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऐसे लिखिए 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, या लिखिए 36 वर्ग सेंटीमीटर, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है ना, बाकी व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया, मैसेज करेंगे आप लोग। तो इंतजार रहेगा सभी बच्चों के मैसेज का। अगर किसी को कोई डाउट है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। और वीडियो का लिंक के लिए मैसेज आप कर सकते हैं, क्योंकि लघुत्तरीय और बहुविकल्पीय के लिए। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं 13 39 273 का महत्व ज्ञात कीजिए।
मासा का फुल फॉर्म क्या होता है? महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। तो सबसे पहले कैसे निकालिए बताइए? 13 लिखा है ना, 13 को दोस्तों 39 में भाग करिए, जाता है? 13 3 39, ठीक है, कट गया, कट्टम कट्टम। अब दोस्तों दोबारा फिर 13 से भाग करिए 273 को, जा देखिए कटता है, 13 दूनी 26, एक बचा 3, 13 एकम 13, कट गया। अब दोस्तों 13 से दोनों में भाग चला गया, इसलिए 13 ही मुख्य भाजक है। तो इसका जो हमारा मासा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 13, ठीक है, हो गया ना, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किया है। यदि पूर्णांक 500 रहा तो राकेश को अंक कितने मिले? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कुल दोस्तों जो इन्होंने अंक प्राप्त किया है वो 65% है, पूर्णांक कितना है? 500 है। तो आप एक काम कर सकते हैं, 500 नंबर का 65% निकाल लीजिए ऐसे। हमने आपको अभी बताया कि जब परसेंटेज का चिन्ह हटता है तो क्या होता है? बटे में 100 से भाग होता है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 5 से गुणा कर दीजिए, 50 25, 5 6 30, 332, तो ये हो गया 325, ये आंसर, ठीक है। आपको कहीं पर भी कोई डाउट लगे, छोटी सी भी समस्या लगे, मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि प्रथम सेमेस्टर अभी आप शुरुआत कर रहे हैं गणित सीखने की। सेकेंड सेमेस्टर में इससे ज्यादा कठिन गणित होगी, थर्ड में और फोर्थ में और, उसके बाद यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट। नौकरी दोस्तों बिना गणित के सहारे नहीं मिलती है, तुक्का मारेंगे, समय देखिए सीख लेना बेहतर होता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। एक समीकरण दिया गया है, समीकरण 3x - 5 बराबर x + 3 को हल करना है, ठीक है ना। 3x - 5 बराबर x + 3। एक काम करिए, x को x के पास ले आइए, हो जाएगा 3x - x हो जाएगा, ये x इधर है, यहाँ पर 3 दिया गया तो ये -5 उधर जाएगा तो हो जाएगा +5। 3x में से एक x घटेगा, बचेगा 2x बराबर 5 3 8 हो गया। x बराबर निकालिए 8/2 से भाग करिए, 2 चौके 8, तो x का मान आ गया हमारा 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सभ्यता के विकास के समय संख्याएं क्या कहलाती थी? तो सभ्यता के विकास में गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती थी। संख्या किसे कहते हैं? जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। संख्यांक से क्या आशय है? संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, संख्या 3477 में दोनों सात के स्थानीय मान ज्ञात करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 3477। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जिसका भी स्थानीय मान निकालना है उसके नीचे से एक डंडी खींचिए, जो भी संख्या लिखी वो लिख दीजिए पहले। अगर दोस्तों आप सेकंड संख्या निकाले 7 लिखिए, उसके बाद जितनी संख्या बचेगी उसके बाद उतनी संख्या जीरो लगा देंगे। अगर हमें 4 का स्थानीय मान निकालना है तो 4 लिखिए, कितनी संख्या बच रही है? 2 बार, तो 2 जीरो आ गया। अगर 3 का निकालना तो 3 लिखिए, कितनी संख्या बच रही है? 3 जीरो। हमें दोस्तों 7 का स्थानीय मान बताना था, तो पहले 7 का स्थानीय मान आएगा 7, ठीक है, और सेकंड 7 का स्थानीय मान आ जाएगा 70। बस हो गया ना। तो इस तरह आप हर एक संख्या का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। देखिए हमने सबका आपको बता दिया, ठीक है। तो पेपर में कैसा भी क्वेश्चन बने आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा था 62 गुणे 74 को हल करना, ठीक है, सिर्फ गुणा करना है आपको, 62 गुणे 74। बताइए कभी कभी गुणा करने का भी सवाल आ जाता है, ठीक है, गुणा कर लीजिए, बताइए। 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 7 दूनी 14 का 4, 7 छंग 42, 1 43, जोड़ लीजिए 8, 4 4 8, 3 2 5 और 4, 4 5 8 8, ये दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। कभी कभी दोस्तों पेपर में आसान प्रश्न भी आते हैं, इसको जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हर बार कठिन ही प्रश्न है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर है 1/2, 1/3 और 3/4। अब यहां पर आपको बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। आप इसको दोस्तों भाग करके भी निकाल सकते हैं, 2 से 1 में भाग करेंगे तो आएगा 0.5, 3 से भाग करेंगे तो 0.33 समथिंग आ जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो 4
4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है 0.75 ये पड़ा है, तो 3/4 यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न है। इसको देखिए बहुत तरीके से आप कर सकते हैं। एक तरीका आपको ये रहेगा कि सभी में मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, जैसे लिखा है। देखिए आप किसी भी क्वेश्चन को कितना आसान आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, वो तरीका अपनाइए। या दोस्तों 2, 3, 4 का आप एलसीएम ले सकते हैं। 4 3 12, ठीक है, एलसीएम 12 आ गया। तो उस तरह भी आप कर सकते हैं। 12 आने का मतलब ये देखिए, आपको एक तरीका बता दे रहे जो हमेशा काम आएगा। जैसे यहाँ पर हमने 2, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लिया। कैसे निकालेंगे, 2 से भाग करिए, 2 कम 2 3, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे 1 3 1। उसके बाद दोस्तों हम 3 से भाग करेंगे 1 1 1। तो यहाँ पर आप ये काम करिए, 2 गुणे 2 और ये 3 ना, ये लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 3। ये दोस्तों हम आपको बेसिक बता रहे हैं, 2 दूनी 4 3 12। ये हमेशा काम आएगा, सिर्फ आप इस वीडियो के लिए नहीं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए बिल्कुल डीपली याद तो रहना चाहिए ना कैसे निकाल सकते हैं। जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, तो सब देखिए उनके क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में समझ लीजिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे 1/2 था, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर 1/3 था, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करिए। और 3/4 था, इसको भी 12 से गुणा कर दीजिए। होगा क्या, 2 छंग 12, ये 6 आ गया, 3 चौके 12 और 4 3 12। गुणा करिए, 6 आ गया, ये 4 आ गया, 3 त्रिक 9। सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है आपको, 9 दिख रही है। तो ये तरीका है। ठीक है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बेसिक चीज है, बस आपको पता होना जरूरी था। ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या रहा हमारा। प्रश्न ये दिया गया, इसको सिर्फ जोड़ना है। अब बताइए, आप कह रहे होंगे इतना आसान क्वेश्चन, भाई पेपर में पूछे जाते हैं। 4/9 और 3/9 को जोड़ना है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये सब बेसिक चीजें आप जानते हैं। अगर हर यहाँ पर समान नहीं होते तो इसको समान किया जाता, तो यहाँ पर क्या लिखा, 9 लिखा है, तो 9 लिख लीजिए। यहाँ पर 4 + 3 कितना हो गया, 7/9। कभी कभी आसान क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, ठीक है ना। तो हर तरह का प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या रहा है यहाँ पर, दशमलव संख्या का स्थानीय मान चार्ट द्वारा दर्शाना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। तो दोस्तों इसका जो स्थानीय मान का चार्ट हमें बनाना है ना, वो कैसे बनाना, देखिए पहले आप लोग लिख लीजिएगा सैकड़ा, ठीक है, फिर दहाई और इकाई। देखिए स्टार्टिंग आपका इकाई से होता है, दहाई से होता है, सैकड़ा से होता है। फिर देखिए जो दशमलव की बात आती है ना, तो इधर होगा 10वां, इधर हो जाएगा 100वां, फिर दोस्तों हो जाएगा हमारा 1000वां। ठीक है, ये रहेगा। तो हमारा दिया क्या गया था, 432। 2 क्या है हमारा, इकाई है, 3 हमारा दहाई है, 4 हमारा सैकड़ा है, फिर दशमलव में 10वां आ जाएगा 5, 100वां आ जाएगा 6 और ये 1000वां। ये हो गया दोस्तों हमारा एक तरह का पूरा चार्ट तैयार। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक, तो संख्या 4 का मान दोस्तों हमारा कितना है, 400। आप ये जो सैकड़ा ये इसका मान है 400। इसमें दहाई में 10 से गुणा करेंगे तो 30, इकाई में 2 जोड़ लेंगे 432 हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों इधर का भी निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, गुणनखंड किसे कहते हैं। देखिए जब 8 में 5 का गुणा करते हैं तो 40 गुणनफल प्राप्त होता है। यहाँ 8 व 5 40 का गुणनखंड है। ठीक है, ये परिभाषा है कि, तो आप एग्जाम्पल के सहायता से आप ऐसे पूरा डिफाइन करेंगे। अपवर्तक किसे कहते हैं, कुछ संख्याओं के अपवर्तक बताइए। अपवर्तक में ध्यान देने योग्य बातें भी आपको बतानी है। जब कोई संख्या जिन जिन संख्याओं को पूरी विभाजित हो जाती है, वे संख्या उस संख्या के अपवर्तक कहलाती है। संख्या दोस्तों जैसे 2 का अपवर्तक क्या होगा, 2 में किसका किसका भाग जाएगा, 1 और 2 का। 6 में किसका, 1 2 3 और 6। 15 दोस्तों पूरी तरीके से विभाजित करना है, 1 से भी 15 में जाएगा, 3 5 15, 5 3 15 15। ठीक है, 69 में 69 में 1 से 3 से 23 से 69 थे। 84 में दोस्तों वैसे आप यहाँ पर लिखा है। अब ध्यान देने वाली बातें क्या है, प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है, प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्तक होती है। ठीक है, तो ये जरा ध्यान रखिएगा। और एक तो रहेगा हमेशा और ये खुद रहेगा, 2 चीजें हमेशा रहेंगी। अगला चीज, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक है। किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या जो होती है वो सीमित होती है।
ठीक है ना, सीमित नहीं होती, लिमिटेड है ये। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का छोटा या उसके बराबर होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, इसको लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे अभी। संपूर्ण संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योगफल उस संख्या का 2 गुना हो, एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। स्तंभ एक ये है कि संख्याओं का स्तंभ 2 के अपवर्तकों से मिलान करना। ये देखिए, स्तंभ 2 है। अब देखिए, बताइए 15 का अपवर्तक क्या बताया था हमने अभी? 1, 3, 5 और 15। कहां पर दिख रहा है ये? इसको ये मिला दीजिए। 24 का दोस्त क्या हो जाएगा बताइए? 24 का हमारा 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24। थोड़ा सा समय लगेगा आपको निकालने में, सीख जाएंगे। 21 का क्या होगा? 1, 3, 7, 21, ये दिया गया। 32 का दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए 32 का, देखिए लास्ट वाला देखिए ना, मैच कर जाए, कितना आसान है। अब 36 इसमें दिख रहा है, ये दिख रहा है ना लास्ट में, ये बिल्कुल आसान था, ये तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था यार। अगला प्रश्न देखिए, अपवर्तक किसे कहते हैं? जब हम, जैसे दोस्तों देखिए 12, ठीक है, 12 को विभाजित कौन कौन संख्या करती है? 2, 3, 4, 6, 12, एक भी तो है ना। यह था 1 गुणे 12 करिए, 2 छंग 12 करिए। देखिए 1 गुणे 12 कर सकते हैं, 2 गुणे 6 कर सकते हैं, 6 दूनी 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों 3 का 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी 12 आ जाएगा, या 4 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 6 का 2 से कर दीजिए। ठीक है, तो या 12 का 1 से गुणा कर दीजिए। यहाँ उपरोक्त सभी 12 के अपवर्तक हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप एग्जाम्पल के सहायता से समझा सकते थे। अगला प्रश्न देखिए, अपवर्त या गुणज किसे कहते हैं? 3 गुणे 6 यहाँ 18, ठीक है, क्षेत्रीय 18 हुआ। यहाँ 3 व 6 अपवर्तक तथा 18 क्या है? अपवर्त है। दोनों ध्यान दीजिए, अपवर्तक भी दिख रहा है, अपवर्त भी। अगला प्रश्न है, समापवर्तक किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि गुणनखंड को अपवर्तक कहते हैं। इस प्रकार संख्या 48, 64, 72 के अपवर्तक हैं। 48 संख्या का दोस्तों अपवर्तक होगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48, और 64 का दोस्तों और 72 का। ठीक है, ये दिया गया, इसको थोड़ा सा, ठीक है, सही करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे, तैयार रहिएगा आप लोग। और यहाँ पर देखिए, उपरोक्त में कौन सा समाप और समान है, ये भी आपको दोस्त यहाँ पर देखना है। ठीक है ना, यहाँ पर तीनों संख्याओं में दोस्तों आपको 2 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, और उसके बाद आपको 8 यहाँ दिख रहा है, तीनों में ये। ठीक है, तो समान अपवर्तक ही समापवर्तक कहलाता है। मतलब 2, 4 और 8, ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, समापवर्तक किसे कहते हैं? अब आपको यहाँ पर ये बताना था। हम जानते हैं कि समान अपवर्तकों को समापवर्तक कहते हैं। जैसे संख्या 3, इसकी अपवर्तक क्या होगी? 3, 6, 9, 12, 15, 18 अप टू 6 का 6 दूनी 12, 18, आगे 24, 30, ऐसे 9 का 9, 18, 27, 36, ऐसे। उपरोक्त में 18 समान है, यहाँ देखिए 18, 18, 18 मिल गई, इसी को हम अपवर्तक कहेंगे, समान होने पर ये। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज आपको लिखना है। 3 का प्रथम 5 गुणक, तो 3 का गुणा 5 बार पहले करेंगे। 3 हो गया, 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौक का 12, 3 पचे 15। वैसे दोस्तों 4 का क्या हो जाएगा? 4, 8, 12, 16, 20। 5 क्या करेंगे? 5 हो गया, 10 हो गया, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 25। 9 का करेंगे 9, 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, ये हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 7 के सभी अपवर्तक ज्ञात कीजिए जो कि 100 से कम हो। 7 का मतलब मल्टीप्लाई करते रहेंगे, लेकिन 100 से कम तक हम लोग कोशिश करेंगे। क्या हो जाएगा? 7 होगा, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अठी 56, 7 नौ 63, 7 धाम 70, फिर 77 आ जाएगा आपका, फिर 84 आ जाएगा, फिर 91 आ जाएगा, और लास्ट में 98, 98 तक। 100 से कम तक लिखना था ना, बस ये। ठीक है, ये खत्म हो गया। अगला प्रश्न देखिए, और इसको मिटा दिया जाए ना पुराने वाले को। अगला क्वेश्चन है कि 496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए और दिखाइए कि यह एक संपूर्ण संख्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो 496 के जो सभी अपवर्तक होंगे वो क्या होंगे, ये पहले बताइए। 496,
हो जाएगा आपका 1 2 4 8 16 31 62, ठीक है, 124 248 और लास्ट में 496, ठीक है। अब इनका आपको योगफल बताना होगा, ठीक है। जैसे आपका 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 प्लस का 62 प्लस का 124 प्लस का 248 और प्लस का आ जाएगा 496, जोड़ देंगे सब लोग तो कितना आएगा हमारा, बताइए, जोड़ने पर आएगा 992। तो दोस्तों अभी हमने एक डिफिनेशन आपको बताई थी, जो भी आएगा आपका 496 का डबल होगा, ठीक है ना। अभी दोस्तों देखिए हमने इसकी परिभाषा देखी थी, कहाँ देखी थी, संपूर्ण संख्या वह संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योगफल उस संख्या का 2 गुना हो, संपूर्ण संख्या कहलाती है। देख लिया हमने। तो चलिए अच्छी बात है, इसका एक एग्जाम्पल भी हमें तुरंत मिल गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अभाज्य संख्या एवं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से पूरी विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। 3 11 19, ठीक है, हो गया इसका एग्जाम्पल। भाज्य संख्या वो होती है ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी पूरी विभाजित होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है पता है आपको, ये होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 भी होती है, और सम की बात आ जाए तो 2, नहीं तो फिर 3 भी अभाज्य संख्या है ना, ये हो गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि संख्या 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, यहां पर लिखा भी। अगला प्रश्न है कि 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। 9 के गुणनखंड क्या हो गया अभाज्य, 3 × 3। अभाज्य बोला गया तो 1 मत कर दीजिएगा, क्योंकि 1 ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, इसलिए 1 को दूर रखिए, 1 को नहीं रखेंगे, ठीक है ना। नहीं तो बहुत से बच्चे लिखेंगे 9 में 1 × 3 × 3। अब 1 अभाज्य संख्या है नहीं है ना, ठीक है। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 × 3। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में दिए हैं 2 2 और 3 है तो संख्या आपको बतानी है। तो दोस्तों जब हमें अभाज्य गुणनखंड दिया तो सिंपल था उसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2 × 3, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 3 12, बस हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पेपर में मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक संख्या के गुणनखंड दिया गया 8 और 3 है तो उसके अभाज्य गुणनखंड आपको बताने हैं, ठीक है। गुणनखंड 8 और 3 दिया गया तो उसके अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है। तो सबसे पहले काम करिए, 8 का 3 में गुणा कर दीजिए, 8 × 3 = 24 हो गया। अब 24 का भाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। कैसे निकाल सकते हैं, तो 24 का आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, 2 से भाग करिए 12 बार जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 6 बार जाएगा, 2 से भाग करेंगे 3 और 1, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लेंगे इसको, या तो देखिए तरीके बहुत हैं, हमने एक तो मल्टीप्लाई करके आपको बता दिया, या सीधे आप 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 × 3, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। या तो आप इसको मल्टीप्लाई इस तरह करके करिएगा, ऐसे ये वाला मत करिएगा तो बढ़िया है, यहाँ से आपका शॉर्टकट हो जाएगा, ज़्यादा समय ये बर्बाद करेगा, ठीक है। तो एक तरीका ये होगा, हर तरीका आपको पता होना चाहिए कि कब कहाँ पर कौन सा यूज करना है। अगला प्रश्न देखिए, 79 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताना था। अनुवर्ती का मतलब होता है 79 के बाद क्या आएगा, एक जोड़ देंगे 80 हो गया। कभी पूछ ले आपका 80 के अनुवर्ती पूछ ले तो 80 में एक जोड़ देंगे 81 हो गया। 101 के अनुवर्ती पूछ ले इसमें एक जोड़ देंगे 102 हो गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए दोस्तों दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक अनुवर्ती का बनता है और एक पूर्ववर्ती का मतलब है। पूर्ववर्ती का मतलब पहले का, जैसे 100 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए, तो कभी भी किसी संख्या की पूर्ववर्ती पूछे तो एक घटा देंगे तो आपका 91 हो गया। अगर आपसे 1000 की पूर्ववर्ती पूछ लेता तो 1000 में एक घटाते तो 999 ये हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए 99, यहाँ 80 आंसर। 1005 के अनुवर्ती प्राकृतिक से, अनुवर्ती का मतलब एक जोड़ दीजिए तो 1005 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1006, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 99999 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी। पूर्ववर्ती देखिए 1 2 3 4 5 बार 9 लिखा है, इसमें से एक घटा देंगे, 9 में से गया 8, बाकी जितनी बार 9 है वैसे लिख दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अगला प्रश्न आता है हमारा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताना है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का कोई भी नहीं है, क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे बड़ी होगी,
ठीक है, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे तो ये आंसर करेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए। तो सिंपल सी बात है, कोई भी प्राकृतिक संख्या होगी उसकी जो अनुवर्ती संख्या होगी उससे वो बड़ी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनके केवल दो भिन्न अपवर्तक एक तथा स्वयं वह संख्या हो तो अभाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 2 होती है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। ये सम संख्या भी होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अभाज्य संख्या जैसे दोस्तों 5, तो अभाज्य संख्या वो होती है जो या तो 1 से कटे या दोस्तों खुद से कटे। ठीक है, मतलब 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, और कोई संख्या तो नहीं कटेगा ना। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक भिन्न अपवर्तक हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब दोस्तों जैसे देखिए 8 है, 8 किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 4 से, 8 से, 2 से अधिक मतलब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संख्या 1 कैसी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पेपर में आता है, जैसे सीटेट इधर भी आ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पर लिखा है 2 है। ठीक है, सही है। और ये सम अभाज्य संख्या भी इसको कह सकते हैं, सम संख्या होती है ना 2। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? दो संख्याएं सअभाज्य संख्या कहलाती है यदि उनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ अपवर्तक गुणनखंड न हो। ठीक है, सअभाज्य संख्या ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हो तो वे अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। इसको जरा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? महत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वविभाजक होता है। ठीक है, मसा वाले क्वेश्चन देखेंगे। समापवर्त क्या होता है? देखिए, समापवर्तक समापवर्त संख्याओं के समान अपवर्त्यों को उनका समापवर्त कहते हैं। ये सब जो डिफिनीशन है, परिभाषा है ना, इसको कॉपी पर लिख लीजिए आप लोग। लघुत्तम समापवर्त देखिए, ये एलसीएम, संख्याओं के समापवर्तियों में सबसे छोटा समापवर्त ही उनका लघुत्तम समापवर्त या लसा होता है। निम्न संख्याओं का भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो भी दोस्तों क्वेश्चन मिले भैया आप लोग करते जाइए। एलसीएम निकालना है दोस्तों, क्या क्या दिया गया यहाँ पर? 14 दिया गया है, 28, 35 और 56। इसका दोस्तों में एलसीएम निकालना है। एलसीएम, ठीक है, सबसे पहले 2 से भाग करिए, 2 सत्ते 14, ये 14 बार जाएगा। 35 कटेगा नहीं, 2 से 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 में जाएगा ना। अब 2 से भाग एक बार और भी चला जाएगा, 2 सत्ते 14, 35 और ये 14। ठीक है, जितनी बार 2 से भाग पहले जा रहा है उससे करेंगे, ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं बिल्कुल। 2 सत्ते 14, अब 2 से तो कटेगा नहीं, अब कटेगा 5 से। जो नहीं कट रहा उसको वैसे लिखते जाएंगे, 5 सत्ते 35 और ये 7। अब दोस्तों आपको लग रहा है हर जगह 7 ही 7 दिख रहा है, 7 से भाग कर दीजिए, 1 1 1 और 1। ठीक है, तो भाई ये आ गया। अब हमें इसका एलसीएम बताना, तो इसका सभी का मल्टीप्लाई करिए। 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंच 40, 40 गुणे 7 हो जाएगा 280। ठीक है ना, ये हो गया। अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। दो अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा? तो दो अभाज्य संख्याओं का दोस्तों जो मासा होगा वो 1 होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स आपका है। अगला प्रश्न, दो क्रमागत सम संख्याओं का मासा क्या होगा? तो दो क्रमागत सम संख्याओं का जो मासा आएगा, क्रमागत सम संख्या है ना, तो इसका मासा हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो सम संख्याओं का मासा सम होगा या विषम? सम संख्याओं का जो मासा निकलेगा वो सम आएगा। एक सम और एक विषम संख्या का मासा सम होगा या विषम? तो इसका दोस्तों आंसर आएगा विषम। अगर एक सम और एक विषम है, अगर दोनों सम है तो सम। तो यहां ध्यान दीजिए, 5, 8 और 12 के समापवर्तक बताइए। ठीक है, समापवर्तक जो दोनों में कॉमन हो। देखिए पहले 5, 8 और 12, ठीक है ना। तो यहां क्वेश्चन में थोड़ा गलती है, यहां पर यह बताना था 8 और 12 के। तो 8 में क्या, किससे किससे 8 कटेगा? 1 से कटेगा, 2 चौक के 8, 4 दूनी 8 और 8 से। अब 12 दोस्तों किससे किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा, 3 चौक 3 से कटेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर देखिए जरा, 3 से पहले 2 से भी तो कटेगा ना, इसको जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तें 12, 6 दूनी 12 और 12 किससे किससे? अब दोस्तों देखिए दोनों के समापवर्तक बताने थे, तो दोनों में सेम क्या है? एक एक यहाँ भी है, 2 देखिए 2 भी है, और यहाँ पर 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। ठीक है, तो जब आंसर हमें बताना था समापवर्तक, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा 1, 2 और 4, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नांकित संख्याओं के मस ज्ञात कीजिए। हमें मस बताना है, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन दोस्तों हमारा मिस हो रहा है, इसको लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था 144 और 198, ठीक है, इसका बताना था, इसका मस बताइए, ठीक है। ये मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों, जो बच्चे बुक से पढ़ रहे हैं ना, एक भी क्वेश्चन हम मिस नहीं करना चाहते, ताकि बाद में आप लोग क्या होगा कि दिक्कत में आएंगे, कहेंगे सर जी आप ये क्वेश्चन छोड़ दिए थे। तो हर एक क्वेश्चन का इसीलिए हम आपको आंसर कर रहे हैं और बताएंगे, ठीक है। 144 और आपको 98 का 198 का बताना। तो देखिए इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपको एलसीएम है, तो दोस्तों देखिए जो 144 का फैक्टर आएगा ना, वो क्या आएगा आपको ये बताना है। तो देखिए 144 का या तो आप अलग से ऐसे एलसीएम निकालिए, 2 से भाग करके, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। अब 2 से भाग करेंगे, 18 दूनी 36 होता है ना, फिर 2 से भाग करिए, 2 9 18, फिर अब 3 से भाग जाएगा, 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3, ठीक है। 144 को आप क्या लिख सकते हैं, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। वैसे दोस्तों 198 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 198 का भी आप ऐसे ही फैक्टर निकाल लेंगे, तो यह आएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11। मासा निकालने में दोस्तों दोनों में कॉमन क्या वो देखते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, उसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 3 एक और, यहाँ पर ये, ठीक है। तो टोटल दोस्तों इसका जो मासा निकल कर आएगा हमारा होगा 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 दूनी 6 त्रिक 18, ये दोस्तों हमारा मासा आ जाएगा। एक भाग विधि से भी हम निकाल सकते हैं। देखिए भाग विधि से कैसे निकालते हैं जरा देखिए। पहले 144 198 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 144 लिख लेंगे, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 4 गया 5, यहाँ हो जाएगा 144 ऐसे। अब कितनी बार जाएगा, ये 2 बार भाग जाएगा। 54 दूनी 108 होता है दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 3, यहाँ आ गया 54, ठीक है 54। 36 से कम 36, यहाँ 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 36, 18 दूनी 36, कट गया ना दोस्तों। तो हमारा मासा क्या निकल कर आया 8 18 यहाँ से। तो इस तरीके से भी करेंगे तो हमारा मासा आ जाएगा 18, ठीक है। तो दो तरीका हमने आपको बता दिया, जो भी आपको ठीक लगे वो कर लीजिएगा। 198 का हमने फैक्टर कैसे निकाला, ऐसे निकाला था, देखिए 198, 2 से भाग करेंगे पहले दोस्तों, 2 9 18, फिर एक बचा यहाँ 8 है, 2 9 18, 3 से भाग करिए, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से भाग करेंगे तो 11 3 33, अब 11 से कर देंगे, 11 कम 11, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11, यह है, ठीक है। ये हो गया ना, चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। तो देखिए हर तरीका हमने आपको बता दिया, जो भी आपको ठीक लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स आपका है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर बोला गया 100 98 और 77 का लसा ज्ञात कीजिए। इस बार हमें एलसीएम बताना है, ठीक है ना। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे अब ये देखते हैं। एक और क्वेश्चन था दोस्तों हमारा मासा का, ये भी जरा देख लेते हैं। 13 39 और 273 का। तो देखिए सबसे पहले 13 से 39 में भाग करिए, 13 दूनी 26, 13 ते 39, कट गया, ठीक है। और 13 का ही दोस्तों भाग अब करेंगे 273 में, क्या कटेगा, 13 दूनी 26, एक बचा और यहाँ 3, 13 कम 13, कट गया। तो इसका जो मासा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। ये भाग विधि से एकदम आसान होता है। या दोस्तों इसका फैक्टर देखिए, 13 का क्या होगा बताइए। 13 को हम किस में भाग जाए, किसी तो नहीं जाएगा, 1 और 13 हो जाएगा। वैसे दोस्तों 39 का 1 13 और 39, ठीक है। वैसे 273 का भी निकाल लेंगे, तो बस यही होगा। तो अब 273 का भी आपको बता दें, 273, 1 और गुणे 3 होगा, गुणे 7 होगा, गुणे 13, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों मैचिंग क्या होगा, सब में 13 13 रहेगा, तो वही हो गया। 39 को दोस्तों क्या रहेगा, 1 गुणे 13 गुणे ये करेंगे ना, तो ऐसे आ जाएगा। 39 वाला ऐसे था, रुकिए आपको अच्छे से बता दें, नहीं तो फिर दिक्कत में आएंगे। 1 गुणे 3 गुणे 13, 13 3 39 होता ना, और एक तो सब में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तरीका है, कोई डाउट होगा तो कमेंट आप लोग करेंगे, ठीक। मासा का सवाल हो गया। अब चलिए लासा वाला सवाल देखते हैं दोस्तों। अब लासा ज्ञात करना है 198 और 77 का।
तो देखिए लसा कैसे निकालते हैं, 100, 98, 77। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ तरीका होगा 2 से भाग करिए, 50 बार जाएगा, 2 चौके 8, 2 9 18, 77 हो गया है। फिर 2 से भाग करेंगे, 25 आएगा, 49, 77। ये हो गया। अब 5 से भाग करेंगे, 50 25, ठीक है, यहाँ 49 है, यहाँ 77 है। ठीक है, अब 207 से भाग करेंगे 5, 7 7 49, ये आ जाएगा। और फिर 7 से भाग करेंगे, 5 हो गया, यहाँ 1 हो गया। ठीक है, 1 सेकंड और। तो दोस्तों यहाँ पर रुकिए 1 सेकंड, ये हम लोग का 5 बचा था ना, पहले इस 5 को हटाएंगे ना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जल्दबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ से देखिए 5 से पहले भाग करें, 5 1 कम 5 हो गया, यहाँ 49 वैसे रहेगा, यहाँ 77 रहेगा। ठीक है, अब दोस्त यहाँ पर 7 से भाग जाएगा, यहाँ 1, 7 7 49, 1 1। ठीक है, अब फिर 7 से भाग करेंगे, 1 1 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, और यहाँ आप 11 से कर देंगे, 1 हो गया, 1 हो गया और 1। ठीक है ना, तो ये तरीका हो गया। तो इसका जो एलसीएम आएगा क्या आ जाएगा, लसा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 11। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए लसा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 11। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करने पर आएगा 53,900। ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ठीक है, तो इतना हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाएगा। ये हो गया, यहाँ पर इसको खत्म करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, तो हर एक क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है हमें। अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्नांकित संख्याओं का लसा ज्ञात करिए। देखिए जितना ज्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। 5 10 और 15 का निकालना है। किससे भाग जाएगा बताइए, सबसे पहले 2 से जाएगा ना, यहाँ 5 हो जाएगा, 2 पंजे 10, ये 15। फिर 3 से भाग करिए, 5 5 3 पचे 15। फिर अब 5 से कर देंगे, 1 1 1, तो हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 5, 3 दूनी 6 पंजे 30। ये लसा हो गया। अब दोस्तों आज से ऐसे ही आप लोग को 16 44 और 64 का निकालना है। ठीक है, एक काम आपके लिए होमवर्क है, आप लोग ये खुद से करके बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से भाग करके जैसे हमने किया है, और इसका जो लसा आएगा वो आएगा दोस्तों, हम आपको आंसर बताते हुए चले, 704। ठीक है, अगर आपसे कोई दिक्कत होगी तो कमेंट आप लोग करेंगे। ठीक, ये वाला सवाल कंप्लीट हो गया। इसको यहाँ पर हम लोग मिटाते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आगे बढ़ेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जो 20 25 30 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब यहाँ पर देखिए 2 तरह के सवाल आते हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या जब आपसे पूछती है तो आपको क्या निकालना होता है, लसा निकालना होता है, एलसीएम। ठीक है, 20 25 30 और 40 का लसा निकालिए। 2 से भाग करेंगे, 2 दामा 20 25, ये 15 और 20 बार। ठीक है, अब 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10 25 15 और 10। और यहाँ 5 हो गया, 25 हो गया, 15 हो गया, 2 पंजे 10। ठीक है, अब 5 से करेंगे, 5 से नहीं पहले 3, ये 15 है ना, तो ये हो गया 5 25 है, 3 पचे 15 और ये 5। अब 5 से करिए, 5 एकम 5 50 25, 5 एकम 5 5 एकम 5। फिर 5 से करेंगे, 1 1 1 और 1। 2 कितनी बार आ रहा है देखिए, 3 बार 2 है, फिर 1 बार 3 है, 5 गुणे 5, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई कर लेना, सिंपल था। 50 25 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 गुणे 25 कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 600 आ जाएगा। फिलहाल एक बार आप लोग करके देख लेंगे। चलिए अब परसेंटेज वाला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एलसीएम तो जो भी क्वेश्चन और एचसीएफ मासा जो भी क्वेश्चन थे ऐसे ही आएंगे, आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, तो अब है प्रश्न 3/5 को परसेंटेज में बदलना है। 3/5 देखिए, जहां पर परसेंटेज में लाना होता है ना, तो वहां पर आप सिंपल सा 100 से गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10 0, 20 तिहाई 60, ये हो गया परसेंटेज। ठीक है ना, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब परसेंटेज का सवाल आपको आगे भी कभी मिले तो ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है ना,
तो ये 60% हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 20% को भिन्न में बदलना है। देखिए दोस्तों, कभी परसेंटेज का चिन्ह पहले से लगाओ, जैसे लगा है, तो जब परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो क्या होगा, 100 से भाग हो जाएगा। लाना होता तो 100 से गुणा होता है, 1 जीरो कटा, 2 पंजे 10, तो ये हो गया हमारा 1/5। ठीक है। अगला प्रश्न है, 35% को भिन्न में बदलिए। ठीक है, 35% को, तो फिर से परसेंटेज का जब चिन्ह हटेगा तो क्या होगा, 100 से भाग, 35 बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब भाग कर लीजिए, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 0, 7/20, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, 0.06 परसेंटेज को प्रतिशत में बदलिए। ये प्रतिशत में दिया ही हुआ है और फिर से बोला परसेंटेज में बदलो, गजब है। परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज में थोड़ी नहीं। फिर इसमें देखिए, जब परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो क्या होगा, इसमें दोस्तों 100 से गुणा हो जाएगा, तो दोस्तों जब 100 से गुणा होगा तो 2 अंक पर दशमलव हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 6%। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलता रहेगा, आप उसके लिए तैयार रहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलहाल ऐसा नहीं रहेगा, परसेंटेज को परसेंटेज में नहीं बदलवाएंगे, तो यहाँ पर इसका जो आंसर फिलहाल रहेगा वो 6 रहेगा। ठीक है ना, परसेंटेज हटेगा, ये होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आने वाला है। अब देखिए यहाँ का वाला सवाल देखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आपको मिलेंगे। तो प्रश्न क्या रहा हमारा, 250 का 30% निकालना है। देखिए दोस्तों, हमने बोला जहां पर भी आपको का दिखे वहां पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाए, गुणा का 30। जब परसेंटेज दोस्तों दिया गया है, जब परसेंटेज हटता है तो क्या होता है, 100 से भाग होता है ना, वही हमने बताया आपको। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 25 से 75 हो गया। एक क्वेश्चन हमारा 300 का 40%, तो 300 का की जगह गुणा 40, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, क्या होगा, बटे में 100 आएगा। 1 जीरो कटा, ये कटा, 30 गुणे 4 120, ये भी हो गए। अगला प्रश्न है 120 किलोग्राम का। देखिए अब उससे कोई मतलब नहीं यहाँ पर किलोग्राम का ये वो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई ग्राम में बदलने की बात नहीं हो रही है। तो 120 किलोग्राम का की जगह हम क्या रखेंगे, गुणा का चिन्ह 45, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा 100 से भाग, 1 जीरो से 0 कटा, ठीक है, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 5 नवाई 45, 6 नवाई 54, ये हमारा आंसर। ठीक है ना। तो ऐसे कोई भी प्रश्न आपको मिलेंगे, करते जाना है। हर एक प्रश्न का उत्तर आपको दिया जाएगा भैया, जिसके पास ये सीरीज होगी एकदम आराम से आप लोग पढ़ रहे होंगे, मिला रहे होंगे, कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आपका क्लियर हो रहा होगा। एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण होते हैं। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, ये आपको बताना है। एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। ठीक है। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे थे तो 1500 का दोस्तों का मतलब गुणा का चिन्ह 75% निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1500 गुणे 75, भाग का चिन्ह हटेगा 100 से, मतलब ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, 100 से भाग होगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 75 गुणे 15 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, गुणा करिए, 15 पचे 75 का 5 हासिल आया 7, 15 7 105 होता है, और 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112। ठीक है, तो 1125 बच्चे उत्तीर्ण हुए, पास हुए। इतने बच्चे क्या हुए, पास हो गए, बस ये आंसर। अगला प्रश्न है, विवेक ने वार्षिक परीक्षा में 85% अंक प्राप्त किया। यदि पूर्णांक 500 हो तो विवेक को कितने अंक मिले, ये आपको बताना है। इसको हटाते हैं ना। हर तरह का देखिए दोस्तों क्वेश्चन आज आपके सामने आ रहा है, लघुत्तरी में भी कुछ क्वेश्चन फायदा करेगा। विवेक ने वार्षिक परीक्षा में 85% अंक लाया, यदि पूर्णांक कितना था, 500। ठीक है, तो भैया 500 का आप 85% निकाल लीजिए, 500 गुणे 85 परसेंटेज, तो 500 जब परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो क्या होगा, 100 से भाग। तो आप लोग बार बार देख रहे होंगे, समझ जा रहे होंगे। 5 का गुणा 85 में करिए, 50 25 हासिल 2, 5 40, 2 42, 425। तो भैया इसको 425 अंक भैया आपको मिले थे, ये आंसर हो गया। अभी आप लोग का जब डीएलएड का रिजल्ट आएगा तो आपका भी कुछ ना कुछ परसेंटेज आएगा, ठीक है ना, तो वो आप लोग देखेंगे। चलिए इसको मिटा दिया जाए। अगला प्रश्न है हमारा, मार्च में डीजल का जो मूल्य है 85 रुपये लीटर था, अब मई में उसका मूल्य बढ़कर 93.50 प्रति लीटर हो गया। पहले से मूल्य बढ़ गया है, डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब परसेंटेज आपको यहाँ पर बताना है कितनी वृद्धि हुई।
देखिए लाभ और परसेंटेज हानि दो तरह का होता है, ठीक है। परसेंटेज में वृद्धि भी होगी और परसेंटेज में हानि भी होगा। तो सबसे पहले हम बढ़ा हुआ मूल्य बताएंगे, कितना मूल्य बढ़ गया, ठीक है। तो डीजल का जो बढ़ा हुआ मूल्य था, तो उसमें होगा क्या, वर्तमान मूल्य और मार्च का दोनों घटा लेंगे। तो यहाँ पर जैसे 93.50 में से पहले का 85 रुपये मूल्य घटाइए, तो ये पता चलेगा कितना मूल्य बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ दशमलव में कुछ नहीं था, तो ये हो गया 93 में से 85 गया, 13 में से 5 गया 8, ठीक है, यही आ जाएगा 8.50 रुपये प्रति लीटर क्या हुआ, दाम बढ़ा है, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे मूल्य में परसेंटेज वृद्धि आपको बतानी है। तो जब हम प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है, मूल्य में वृद्धि कितनी हुई, हुई है 8.50, और पहले का मूल्य क्या था, वो था हमारा 85 रुपये। बस मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 100 का गुणा जब इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा ना, तो ऊपर हो जाएगा 850 अपॉन में 85, भाग करेंगे ये आ जाएगा 10। तो परसेंटेज वृद्धि जो आई कितनी आ गई, 10% आई, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छा था। एक काम और कर सकते हैं क्रॉस चेक करने के लिए, 85 का 10% आप निकाल देंगे तो फिर आ जाएगा, जो आएगा उसको जोड़ कर ले आएंगे तो वो 93 आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 750 के 4% का मान बताइए। 750 लिखा है, का के का जगह मल्टीप्लाई, आगे लिखा 4%, तो 750 गुणे 4, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, 100 से भाग, एक जीरो से एक जीरो कटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से भाग करिए, 5 एकम 5, 5 25, 15 दूनी 30, ये हमारा आंसर होगा 30 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, किसी राशि का एक निश्चित प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो किसी दी हुई राशि का निश्चित प्रतिशत गुणा करके 100 से भाग देते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों x का a% अगर हमें निकालना है तो होगा x मल्टीप्लाई a बटे में 100, ठीक है, और गुणे में भी यहाँ पर 100 रहेगा। इस तरह आपका ये फार्मूला काम करेगा। तो ऐसा फार्मूला देखिएगा, बाकी कुछ और क्वेश्चंस होंगे इस पर तो हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। जैसे कभी कभी ऐसा ये परसेंटेज में दिया रहता है तो इसमें ऐसे करते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 10.97 तथा 12.12 को जोड़िए। जोड़ का क्वेश्चन है 10.97। देखिए दशमलव वाले क्वेश्चन में दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, बस ये ध्यान दीजिए, ठीक है। ये जोड़ का चिन्ह बनाइए, 7 2 9, 9 1 10 का 0.2 1 3 1 1 2, 23.09, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। बस ये ध्यान देना है कि दशमलव के नीचे आपका दशमलव है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, 3x² माइनस 4xy प्लस 12xy माइनस 6xz में सजातीय पद कौन कौन से हैं। सजातीय पद, तो सजातीय पद दोस्तों हो जाएगा -4xy प्लस का 12xy, ठीक है, माइनस का 4xy प्लस का 12xy, ये सजातीय है, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है हमारा 2x² प्लस 5y प्लस y² माइनस y प्लस 6 में सजातीय पदों को एक साथ लेते हुए व्यंजक, ठीक है, को सरल करना है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन मिस प्रिंट है, तो सरल कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले उतारिए, यहाँ पर अच्छे से लिखिए 2x² प्लस का 5y प्लस का, और रुकिए एक सेकेंड, y² माइनस का y प्लस का 6, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है ना, तो एक काम करते हैं, 2x² प्लस का 5y माइनस y साथ में रख लेते हैं, प्लस का हो जाएगा हमारा y² प्लस का 6। अब देखिए 2x², 5y में से एक y घटेगा तो कितना बचेगा, 4y प्लस का y² प्लस का 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। देखिए अगर आपको कुछ डाउट हो रहा हो ना, तो अभी लघु उत्तरी की वीडियो बची है ना, परेशान मत होइएगा,
निम्नांकित व्यंजकों में पदों की संख्या है, ये आपको बतानी है। जैसे यहां पर लिखा 5y, इसमें कितने पद हो सकते हैं? इसमें एक पद होगा। ठीक है, अभी आप देखिए समझेंगे। और 72x माइनस 7y, तो इसमें कितने पद होंगे आपको ये बताना है। 72x माइनस का 7y, यहां पर एक और ये दो, देखिए दोस्तों दोनों, तो यहां पर टोटल कितने पद हैं? यहां पर है आपके 2 पद हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यंजकों को x माइनस वाई और x प्लस वाई को जोड़ दीजिए। ठीक है, लिखा है x माइनस वाई और दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पर x प्लस वाई कर दीजिए। ये माइनस ये प्लस घट जाएगा, तो x और x 2x हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे अब हम लोग। अब देखिए यहाँ पर घटाने को लेकर है 2x माइनस 3y प्लस जेड में से इसको घटाना है। तो कैसे घटेगा ये देखते हैं। लिखा हमारा 2x माइनस का 3y प्लस का z, इसको घटाना है। तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा ब्रैकेट से पहले, x प्लस 2y माइनस z। देखिए जोड़ना रहता तो कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन जब घटाने की बात आती है ना, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होता तो फिर दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसको ऐसे रखिएगा, ये माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का 3y प्लस का z। अब जो ये माइनस अंदर जाएगा, तो देखिए ये x को माइनस कर दिया, 2y को भी माइनस करेगा, और ये माइनस माइनस जो है ये z प्लस हो जाएगा। तो 2x में से एक x घटेगा, तो कितना बचेगा x माइनस 3y माइनस 2y जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 5y, और z जुड़ जाएगा तो 2z हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। घटाने वाले में थोड़ा सावधान रहना, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ बदलता नहीं है, तो इसलिए जोड़ने में दिक्कत नहीं होती। ठीक है, एक एक प्रश्न हम लोग करते हुए चल रहे हैं। देखिए कोई भी आपसे प्रश्न छोड़ा नहीं जाएगा आपके लिए। बहुत से बच्चे छोड़ देते तो फिर करते नहीं, तो इसीलिए हम एक एक क्वेश्चन का आंसर आज आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है ना, आप लोग को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न देखिए, इसको हमें सरल करना है। x है मल्टीप्लाई y माइनस जेड, फिर y जेड माइनस एक्स, और यही है। x का गुणा अंदर करिए तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, माइनस का एक्स जेड, प्लस का दोस्तों जब y का मल्टीप्लाई होगा तो y जेड होगा, माइनस का, ठीक है x पहले कर देते हैं, एक्स वाई, ऐसे अच्छा लग रहा है देखने में। प्लस का दोस्तों z का x से होगा, तो x पहले आगे रखिए, एक्स जेड माइनस का वाई जेड। अब देखिए दोस्तों वाई जेड प्लस का है, और ये माइनस का, ये कट गया, एक्स वाई ये माइनस का, ये प्लस का कट गया, एक्स जेड और एक्स जेड माइनस प्लस, सब कुछ कट गया, बचा क्या, बचा 0। यही आंसर। अगला प्रश्न है, संख्या 4 के सभी अपवर्त लिखिए जो कि 35 से कम हो। अब देखिए आपको हिंट मिल गया, तो 4 का मल्टीप्लाई करिए पहले, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऐसे गुणा कर दीजिए, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। ठीक है, 35 से कम है ना। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या आ रहा है कि 96 किन किन संख्याओं का अपवर्त है। अब दोस्तों ये आपको बताना है ना, जैसे 4 के सभी अपवर्त आपने बताया, 4 का मल्टीप्लाई करके देखा, तो ऐसी कौन कौन सी संख्या होंगी जिनमें 96 में से मतलब कटेंगे। तो दोस्तों देखिए 2 से भी भाग जाएगा 96 में, जरा समझिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 2 3 4 6 8, ठीक है, 12 16 24 32 48, बस 48 के बाद फिर सीधे ये 96 है। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, तैयार रहिएगा। ठीक है, तो कुछ ट्रिक्स ध्यान दीजिए। जैसे ये निकाला तो इसका पहले फैक्टर निकाल लीजिए, ये 48 बार जा रहा है, फिर 2 से भाग करेंगे 24, देखिए आपको मिलता जा रहा है ना कुछ चीज़ें, फिर 2 से भाग करेंगे 12, 2 से भाग करेंगे 6, 2 से भाग करेंगे 2 3 6, फिर 3 एकम 3। ठीक है, तो आप इससे बना भी सकते हैं। देखिए 3 6 12, ये देखिए 3 6 12 24 48, इतना कुछ मिल चुका है इसमें। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पर मिला हमारा 3 6 12 24 48, ये तो बिल्कुल 2 के फैक्टर में था। ठीक है, 2 से मिल गया। अब 3 से देखिए क्या क्या मिला, 3 मिला हमारा, ये 2 से हम लोग देखा था ना, 2 को, 3 को भी नहीं काउंट करेंगे, तो 3 से ये सब मिला, 2 भी मिला था, 4 भी मिला था। तो ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं। तो जैसे क्या होता है कि 2 दूनी 4 दूनी 8, एक आपने ऐसे निकाल लिया,
फिर 2 चौके 16, ये भी आ गया, और 16 दूनी 32, ये भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह भाई अपवर्त आपको निकालना पड़ेगा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। बाकी जो इसकी डिटेल की वीडियो रहेगी वो आपकी लघुत्तरीक रहेगी, कमेंट करेंगे तो आपको अलग से भी समझाया जाएगा। 36 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए। अपवर्तक, अपवर्त और अपवर्तक में थोड़ा सा अंतर रहता है, ये ध्यान देना आपको। अब अपवर्तक बताना है दोस्तों, यहाँ पर जरा देखिए 36 में किन किन का भी वही भाग जाएगा बताइए। 36 1 से कटेगा आपका, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और लास्ट में 36 से। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 45, 60 व 75 के समापवर्तक। अब दोस्तों देखिए जो तीनों में कॉमन है सबका फैक्टर निकालिए। 45 का फैक्टर हम निकालेंगे तो क्या क्या आएगा, 1, 3, 5, 9, 15 और 45। उसके बाद दोस्तों 60 का निकालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30 और 60। उसके बाद 75 का निकालेंगे, 1, 3, 5, 15, 25 और 75। ठीक है, ये हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें समापवर्तक ज्ञात करना था, तो सबके देखिए कॉमन सब में क्या मैच कर रहा है, अब ये हमें देखना है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे रहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या सभी में क्या क्या मैच हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 1 आ रहा सब में कॉमन है, फिर हमारा 3 दिख रहा है, फिर 5, ठीक है, उसके बाद 15, ये। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए। ठीक है, तो देखिए ऐसे बहुत से क्वेश्चंस अब आपके पेपर में बनेंगे। 496 अभी हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आपको डाउट होगा तो आपके लिए अलग से वीडियो बनेगी ना, टेंशन नहीं। 496 का होगा 1, 2, 4, 8, 16। देखिए वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो ना, इसलिए 31, 62, 124, 248, 496। ठीक है, ये हो गया। तो अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा कमेंट करिएगा दोस्तों, ये प्रश्न आपको अलग से समझाया जाएगा। ठीक है ना, ये मत सोचेगा सर ने छोड़ दिया क्वेश्चन, बिल्कुल डिटेल में समझाया जाएगा। अगला प्रश्न है संख्या 6 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो कि 50 से कम हो। सिंपल सी बात है, 6 का पहाड़ा बताइए जो 50 से कम जा रहा हो। तो 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 42 हो जाएगा और 48 होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 4 अपवर्त लिखिए। 4 है, 7 का 4 क्या होगा, 7, 14, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28। 14 का बताइए, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तेरह 42, 14 चौके 56। वैसे दोस्त 19 का बताइए, 19, 19, 19 दूनी 38, ठीक है, 19 या 57, 19 चौके 76। वैसे 37 का बताइए, 37, एक कम 37, 37 दूनी 74, ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, 37 आई 111 और 37 चौके 148, ये हो गया। चलिए खत्म, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा पढ़ाना है तो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। प्रथम 5 वही 4 का 5 बार गुणा करिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। अब 8 का 4 5 बार गुणा करिए मैक्सिमम। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40। देखिए आप लोग को पढ़ा थे कि नहीं वो भी देखा जा रहा है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। अब 35 का दोस्तों पढ़ा, 35 एकम 35, 35 दूनी 70, 35 तिहाई 105, 35 चौके 140, 35 पंजे 175। ठीक है, इतना आंसर हो गया। अब चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अब देखिए घटाने के सवाल हमारे सामने आ चुका है। 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 में से 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को घटाना है। यहां पर अच्छे से लिखते हैं क्वेश्चन को।
लिखा है 4x² प्लस 7x प्लस का 12 घटाना क्या है 2x² प्लस का 6x प्लस का 5। ठीक है, इसमें से ये हमारा घटाना है। अब देखिए दोस्त यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, अब आप इसको कैसे घटाएंगे, क्या यहाँ पर सिर्फ एक माइनस का चिन्ह लगाएंगे ऐसा हो जाएगा? अगर आप ऐसा करेंगे तो देखिए ये ऐसा ब्रैकेट लगा के माइनस का चिन्ह लगाएंगे कि सभी में माइनस जाए, तो होगा क्या, अब 4x² में से जब ये घटाएंगे, या आप ऐसे कर सकते हैं सभी के नीचे ऐसे माइनस माइनस का चिन्ह लगा लीजिए तो आपको ज्यादा बेहतर दिखेगा। ठीक है, तो अब घटाइए जरा, 4x² में से 2x² घटेगा, 2x² बचेगा, 7x में से 6x घटेगा तो सिर्फ x बचेगा, 12 में से 5 घटेगा तो यहाँ बचेगा 7। ठीक है, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, 1% भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करेंगे या व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया, अब इसको हटाया जाए। अगला प्रश्न आता है, अब देखिए जोड़ का एक क्वेश्चन आ गया, यहां पर लिखा है दोस्तों, यहां पर 7x² प्लस का 2x प्लस का 5 जोड़ना क्या है x² प्लस का 2x प्लस का 7। अब देखिए जोड़ना है तो सभी में जोड़ का चिन्ह लगा, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ने में दिक्कत नहीं, 7 5 12, 2x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 7x² में एक यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 माना जाता है, 7 1 हो जाएगा 8, 8x²। एक बात याद रखना है दोस्तों, 2x में 7 नहीं जोड़ सकते, ये नहीं 7 2 9 कर दीजिए। ठीक है, तो इसको भी जरा हम ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम, यहां बोला गया प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी, आपको ये बताना है। यहां पर क्या आएगा, देखिए सबसे पहले लिखा है 18 माइनस 3, 18 में से अगर 3 घटेगा कितना बचेगा 15 बचेगा। ठीक है, प्लस का 9 गुणे 2, 9 दूनी 18 हो गया, 18 में से 6 गया कितना बचा 12, और 12 और 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27। ठीक है, एक ये वाला हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 27। दूसरा 28 प्लस 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 32, माइनस का चिन्ह 10 गुणे 5, ये हो जाएगा हमारा 50, प्लस का दोस्तों क्या लिखा है 4/2 मतलब 4/2, 2 दूनी 4, यहाँ पर आ जाएगा 2, ये हो गया। अब दोस्तों देखिए 32 और 2 ये प्लस में है ना, ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो ये प्लस मानिए, 32 और 2 जोड़ देंगे 34 हो जाएगा, 34 में से 50 घटेगा कितना होगा 34 में से 50 घटेगा तो बचेगा माइनस का 16। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 16, ये हो गया। अगला देखिए 28 और 4 जोड़ दीजिए 32 हो गया, माइनस 10 गुणे 5 50 हो गया, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर वही। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया गलती से, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर भी दोस्त हमारे माइनस का 16। ठीक है, तो भैया जो बुक छाप रहे हैं उनसे भी गलती हो रही है, देख रहे हैं ना आप लोग, चलिए कोई बात नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते रहेंगे, आपको तैयारी रखनी है। ठीक है, कोई डाउट होगा ना, देखिए जोड़ घटाना से संबंधित क्वेश्चन, अभी आपका प्रथम सेमेस्टर है इसलिए आपको एकदम आसान प्रश्न दिख रहे हैं, जहां आप लोग अभी सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे फिर आप देखेंगे गणित में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब प्रश्न ये है कि सीधी रेखा किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। ठीक है, ये सीधी रेखा होती क्या है, जैसे ये, ठीक है, ये ए और बी इसको मान लीजिए कोई रेखा है, तो लिखिएगा दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी सरल रेखा कहलाती है। ठीक है, ये हो गया। वक्र रेखा किसे कहते हैं, वक्र रेखा देखिए दोस्तों ऐसे ऐसे, जो रेखा सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी हो उसे वक्र रेखा कहते हैं। याद रखिए, लिख लीजिएगा परिभाषाएं। पटरी तथा प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए, ये क्वेश्चन पेपर में 2 बार आया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो हमें करना क्या, कैसे करेंगे 120 अंश का कोण बनाना है। दोस्तों देखिए सबसे पहले आपके पास पटरी होगी, जो स्केल आप जिसको कहते हैं उसको लीजिएगा, यहाँ पर एक सीधी ऐसी लाइन खींच दीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं। अब गोला प्रकार में पेंसिल फंसा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गोला प्रकार की नोक इस जगह रखिएगा और यहाँ से दोस्त एक ऐसे लाइन खींचिएगा। ठीक है, और दोस्त जितनी है इसकी दूरी जो थी ये घटनी नहीं चाहिए। अब दोस्त यहाँ पर गोला प्रकार की नोक पहले आपने ए पर रखा था, अब इसको बी पर रखिए, गोला पर यहाँ पर रखिए, तो यहाँ से पहला जो ऐसे कट करेंगे वही दूरी, ये 60 अंश का आपका कोण बनाएगा। दोबारा दोस्तों ये जो कट करेंगे ये आपका कोण बनेगा 120 अंश वाला। ठीक है, यही आपका 120 अंश का कोण हो गया,
यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा बताया गया। ठीक है, पहला वाला अगर 60 अंश का पूछता तो ऐसे होता है, अगर 180 अंश का पूछ लेता तो ये दूरी यहां तक आती सीधे ऐसे। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो ये हमने आपको बता दिया पटरीय प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाना, यही आप इसको लिख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए सबसे पहले दोस्तों, देखिए चलिए हम अच्छा से बना के दिखाते हैं। एक आपने, ठीक है, सीधी लाइन खींच ली। अब गोला प्रकार के दोस्तों नोक रखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर ये लाल गोला प्रकार की नोक यहाँ पर रख रहे हैं और ये ऐसा पहला चाप कीजिए। ठीक है, अब दोस्तों गोला प्रकार की नोक यहाँ से उठ के कहां पर आएगी, यहाँ पर आएगी ना, हमने बोला ये दूरी। पहला जो कट होगा 60 अंश का कोण बनेगा, दूसरा कट होगा 120। हमें बनाना है 90 अंश का, जरा ध्यान दीजिए 90 अंश। ठीक है, 90 अंश है, 90%। अब कैसे बनेगा? अब दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, ये पहला वाला कट कितने पर लग रहा है, 60 पर, दूसरा वाला 120। तो हमें 120 और 60 के बीच का लेना है ना। तो अब जो गोला प्रकार होगा दोस्तों, यहां पर रखिएगा बीच में, एक कट यहां मारेंगे और यहां पर गोला प्रकार रखेंगे किए। अब दोस्तों ऐसे सीधे मिलाएंगे, लाइन हमारी थोड़ी टेढ़ी हो गई। तो टेढ़ी होती जा रही। ठीक है, अब सही है ना दोस्तों। अब देखिए ये आपका हो गया, ये वाला कोण जो बनेगा हमारा 90 अंश का बनेगा। ठीक है, तो एकदम आसान है। एक सवाल और आपसे आ सकता है, 45 अंश का कोण बनाइए। तो अब ये 90 का जैसे हमने कट ले लिया, तो 90 का तो बन चुका है। अब हमें 45 बनाना, अगर 90 का आधा कितना होता है, 45 होता है। अगर हमें 45 बनाना है तो एक ये गोला प्रकार की नोक यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, ऐसे कट करिए, ऐसे करिए, ये वाली रेखा जाएगी 45। अगर दोस्तों हमें 45 का आधा 22.5 अंश का कोण बनाना है, तो एक गोला प्रकार की नोक यहाँ, यहाँ से कट, यहाँ से कट, ये मिला देंगे। ठीक है, ये 22.5। तो आप इस तरह कोई भी कोण बना सकते हैं, कोई डाउट अब आपको नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न ये आता है हमारा कि आयत किसे कहते हैं? उस समकोण चतुर्भुज को जिसकी आमने सामने की भुजाएं। आयत देखिए होता कैसा है, एक सेकेंड दोस्तों, ये खतरनाक वाला आयत दिख रहा है ना, ये आयत, ये हो गया हमारा आयत ABCD। देखिए उस समकोण चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं का माप समान होता है तथा उसके चारों कोण समकोण होते हैं, उस आकृति को आयत कहते हैं। जैसे दोस्तों ये अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और सारे कोण कितने होंगे, 90 अंश। ये होता है आयत। अगला प्रश्न है, ठीक है, वर्ग किसे कहते हैं? अब दोस्तों वर्ग में क्या होता है पता है, वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे देखिए अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, और सारे कोण क्या होंगे, 90-90 होंगे। ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, और ये भी 90 अंश। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या लिखी है, किसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं का माप एक समान होता है तथा चारों कोण 90 अंश के होते हैं, वह वर्ग कहलाता है। ठीक है, इसको मिटाया जाए। अगला प्रश्न देखिए, संगामी रेखाओं का क्या अर्थ होता है? ठीक है, एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद हो संगामी रेखाएं कहलाती हैं, या तीन से अधिक रेखाओं को संगामी रेखा कहते हैं यदि एक ऐसा बिंदु हो जो उन सभी रेखाओं पर हो, उनके इस सर्वनिष्ठ बिंदु को संगामी बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, विषम बाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं? देखिए जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो। समद्विबाहु त्रिभुज से आप क्या समझ सकते हैं? जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये 10 है, ये भी 10 है, ये 5 है। ठीक है, ये हो जाएगा समद्विबाहु में आ जाएगा। विषमबाहु में एक ये एक सेकेंड, ठीक है, एक मान लेते 4 है, एक 3 है, एक 5 है। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है। और देखिए एक बात और है, कुछ और परिभाषाएं भी हैं त्रिभुज बनने की, कुछ कंडीशन भी होती है, ऐसा नहीं है कि, ठीक है ना, तो वो भी बताएंगे आपको। समबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज तो एकदम आसान है। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, समबाहु में क्या हो जाएगा, जैसे ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6, ये भी 6। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है।
देखिए वृत्त की दो त्रिज्याओं तथा एक चाप से बनी बंद आकृति त्रिज्यखंड कहलाती है। ठीक है, हर चीज को ध्यान रखिएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। छेदक रेखा क्या होती है? वह रेखा जिसके केवल दो बिंदु वृत्त पर हो स्थित हो छेदक। एक वृत्त बनाई उसमें से छेदक रेखा, ठीक है। केंद्र रेखा का क्या अर्थ होता है? वह रेखा जो दो या दो से अधिक वृत्तों के केंद्रों से होकर जाती है, ठीक है, वृत्त का केंद्र, ठीक है ना, सेंटर लाइन। उभयनिष्ठ जीवा का क्या अर्थ होता है? उभयनिष्ठ जीवा देखिए, जब दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाखंड को उन वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो इस पर भी आप ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग जीवा, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको देखेंगे। 48 प्लस 8 गुणे 0.7, ये आपने एक बॉड मॉस भी सुना होगा ना, बॉड मॉस। इसका रूल का ये कहता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डी से डिवाइड होता है, भाग होता है, एम से मल्टीप्लाई। पहले भागना है हमें, फिर गुणा करना है, ठीक है, फिर एडिशन मतलब जोड़ना है, फिर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना है। ये तरीका होता है। अगर कभी भी आपको ये सब चीजें दिखें तो सबसे पहले आप घटाएंगे नहीं, ये सबसे लास्ट पे ले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें भाग करना चाहिए, भाग तो दिख नहीं रहा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो गुणा कर लीजिए, 8 गुणे 0.75। अगर 8 का गुणा ऐसे कर लीजिए, 0.75 में क्या हो, 8 5 40, 8 7 56, 56 4 60, दो अंक पर दशमलव, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 48 प्लस का 6 माइनस का 5, जोड़ लीजिए, 48 और 6 जोड़ेंगे 54 आएगा, 54 में से 5 घटेगा तो बचेगा 49। यही आंसर, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में मिलते रहेंगे और आप लोग अच्छे से स्कोर करते रहेंगे। अब देखिए एक और अच्छा प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पर 2x² ना ठीक से लिखा नहीं किताब वालों ने। तो यहाँ पर देखिए ऐसे माइनस का 2x² है, माइनस का, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस x² प्लस का 4x, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर माइनस 2x² लिखा है ना, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो माइनस अंदर ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस x²। अब ये वाला माइनस यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 4x, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, माइनस 2x² में से एक x² घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस का x² बचेगा, माइनस का 4x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक ये आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए आप लोग कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, जब आप ये सब क्वेश्चन पेपर में देखेंगे ना तो उनके साथ खिलवाड़ करेंगे, देखते ही कर देंगे। 150 का हमने बोला था, का जहां पर है उसका बीच में क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 150 का की जगह गुणा का चिन्ह, 12%, 12% का चिन्ह हटेगा तो 100 से भाग होगा, ठीक है। कोई डाउट? नहीं डाउट है वो, ऐसे लिख सकते हैं आप 150 गुणे 12%, ठीक है। जब 12% हटेगा तो भागा, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब गुणा कर लीजिए जरा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 त्रिक 18 हो गया, ठीक है। तो रुपए की बात हो रही है तो 18 रुपए आ जाएगा, जिस चीज की बात हो वही आंसर होगा। 18 आया था तो ये रुपए में। 12 के अपवर्तक लिखना है, अपवर्तक। देखिए दोस्तों, अपवर्तक का अर्थ होता है किसी संख्या अथवा व्यंजक को पूरा पूरा विभाजित करने वाला, ठीक है। तो 12 में किसका किसका भाग जाएगा आपको ये बताना है। 12 में दोस्तों किसी का अपवर्तक हो या ना हो, एक से तो जरूर कट जाएगा, ये तो पता है। कोई भी संख्या रहे, इस पर ध्यान दीजिएगा। और 2 से भी कटेगा ना, 12 2 छंग 12 होता है, 3 से काटिए, 3 चौक 12 होता है, 4 तिहाई 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है, और लास्ट में ये खुद से 12 से कटेगा, ठीक है। एक अपवर्त्य वाला क्वेश्चन मिलेगा, उसको भी देखेंगे। अभी अपवर्तक आपने देख लिया, तो फिलहाल 12 में जिसका जिसका भाग चला जाए पूरी तरीके से उसको लिख दीजिए। अगला प्रश्न है, समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? आपको ये बताना है। समतल में स्थित एक ही बिंदु से होकर अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत या अनेक।
अनेक रेखाएं। ठीक है, ये हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9 एवं 15 के समापवर्तक लिखिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। तो समापवर्तक क्या होता है, पहले देखिए इनके अपवर्तक आप लिखिए। 9 और 15 के क्या हो जाएंगे, इसको मिटा दिया जाए पहले। ठीक है, 9 में किसका किसका भाग जाएगा, 1 से 9 कट जाएगा, 3 से 9 कटेगा और 9 से कटेगा। अब 15 की बात करिए, 1 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 तिहाई 15 और 15। ठीक है, इतना हो गया। हमें समापवर्तक बताना है, अपवर्तक तो हमें पता चल चुका है। देखिए हम देखते हैं कि उपयुक्त संख्याओं के जो समापवर्तक है या सार्व अपवर्तक है, ठीक है, वो क्या है, दोनों में दोस्तों जो मैच कर रहा है, ये हो रहा है, ये 3 3, तो इसके जो समापवर्तक होगा 1 और 3 होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर। ठीक है, तो यहां पर देखिए लिखा भी है ऐसा, छोटा सा क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अगला प्रश्न देखिए, -8 गुणे प्लस का 75 गुणे 0। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और बहुत से बच्चों से ये गलती होती है। एक चीज याद रखिएगा, अगर कभी ऐसा लिखा हो, ध्यान दीजिए, 11 गुणे 12 गुणे 15 गुणे 1 गुणे 0, अगर किसी में गुणे में पूरे में कहीं भी 0 दिख जाए तो भैया पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों देखिए, यहां पर बीच में ऐसे लिखा है ना, +75 -8, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ये देखिए, गुणा का चिन्ह इधर भी है, गुणा का चिन्ह इधर भी है। अगर ऐसा लिखा होता -8 गुणे 75, ठीक है, प्लस का जैसे लिखा था ना 75, ठीक है, फिर प्लस कुछ ऐसे लिख देते 75 गुणे 0, तो ये तो बच जाते, ये 0 हो जाते, लेकिन यहाँ पर सभी के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो इसका आंसर 0 ही आ जाएगा, दिमाग लगाना नहीं। ठीक है ना, जहां 0 आ रहा 0 करिए। और ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं, समय बर्बाद करेंगे, गुणा करेंगे, बाद में उत्तर ला नहीं पाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, x + y + z। ठीक है, फिर देखिए यहां पर क्या लगा, छोटा ब्रैकेट लगा है, ऐसे लिखा है x - y + का z। अब देखिए दोस्तों, यहां पर पहले लिख लीजिए x + y + z है, कोई दिक्कत नहीं। जब ये माइनस चिन्ह का अंदर गुणा होगा ब्रैकेट के, तो क्या करेगा, ये सबसे पहले माइनस का गुणा x से हो जाएगा, तो -x, और यहाँ -y था ना, तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस का y, और ये माइनस का y प्लस का z, तो माइनस का z। ये गुणा करना आपको आना चाहिए। माइनस का x प्लस का x, ये कट गया, 0 हो गया, z माइनस का यहाँ प्लस का है, और देखिए y जुड़ेगा तो हो जाएगा 2y। यही हमारा आंसर। ठीक है, तो हर एक प्रश्न को देखिए हम लोग बिल्कुल बारीकी से कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी जिंदगी बदल देगी वीडियो। जो आपके गणित में डाउट्स होते हैं ना, आती लगोतरी एक एक नंबर के क्वेश्चन में, वो खत्म हो जाएगा। कहीं पर भी आप लोग जाएंगे, इतने बेसिक में आप नहीं सीख पाएंगे। होता है क्या ना, कि इतनी आसान चीजों को टीचर कहते हैं, अरे भैया आप इतने बड़े हो गए, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, आपको जोड़ घटाना नहीं आता, ये नहीं आता। ठीक है, आप सर में महसूस करेंगे, लेकिन यहाँ एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 240 लीटर का, देखिए फिर का आ गया ना, का की जगह क्या बताए, गुणा का चिन्ह, तो 240 लीटर का 10% आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 240 का की जगह गुणा का चिन्ह था, अब जब परसेंट का चिन्ह हटेगा तो 100 से भाग, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 ये कट गया, बचा कितना, 24। यही हमारा आंसर आ गया, 24 लीटर। ठीक है, बस हो गया ना, मिटा दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात 5:3 है। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल दिया गया है दोस्तों 1500 वर्ग फीट, तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, जबकि तार का मूल्य 12 रुपए फीट है। अब दोस्तों ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है, और एक चीज इंपॉर्टेंट, ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो यहां पर लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया गया, तो मान लेते दोस्तों लंबाई, माना यहां पर जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, हमने मान लिया अनुपात दिया है, लंबाई में 5 है, तो 5x मान लेते हैं,
और यहाँ पर चौड़ाई मानेंगे, ये भी चौड़ाई मानी जा रही है। देखिए गणित मानने पर बहुत चलती है। 3x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए आयताकार भाग का क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। ये होता है आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला। तो हमें क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 1500 दिया गया है। लंबाई हमने माना 5x, चौड़ाई कितनी है यहाँ पर 3x है, गुणा करिए 5 से 15x स्क्वायर बराबर 1500, भाग करिए 15 एकम 15, ये 0। तो यहाँ पर हमारा x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ से x का जब मान निकलेगा स्क्वायर ये हटेगा तो इधर अंडर रूट हो जाएगा 100। तो यहाँ पर दोस्तों मान कितना आ जाएगा 10, ठीक है। ये x का मान हमें 10 मिल गया। तो अब हमें लंबाई निकालनी है, तो कैसे निकल जाएगा, हमने लंबाई क्या माना था 5x माना था, x का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो 5 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो हो जाएगा 50। सब कुछ किस में दिया गया है, फिट में। तो 50 फीट हो जाएगी हमारी लंबाई, ठीक है। उसके बाद जब चौड़ाई निकालना रहेगा हमने क्या माना 3x, तो 3x तो 3 गुणे 10 हो जाएगा 30 फीट, ठीक है। ये लिख लीजिए। हमें निकालना क्या है दोस्तों, बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, तो हमें इसका परिमाप निकाल लेंगे, बात खत्म, ठीक है। और कुछ नहीं करना है। तो तार की लंबाई बराबर आयत का परिमाप हो जाएगा। यहां पर दोस्तों देखिए लिखा है भी तार की लंबाई आयत का परिमाप, ठीक है। जो आयत का परिमाप का फार्मूला होता है वो क्या होता है पता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो यहां हमें पता चल गया 2 लंबाई कितनी हमारी आई है अभी 50 आई है, चौड़ाई कितनी आई है 30 आई है, ठीक है। 50 30 हो गया 80, 80 गुणे 2 हो जाएगा 160, ठीक। तो ये आ गया हमारा इसका परिमाप 160 आ गया, 160 आ गया परिमाप। जब हमें परिमाप पता चल चुका है तो अब हमें निकालना क्या है, जबकि तार का मूल्य, खर्च निकालना है तो खर्च बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे दर, इसका हमें खर्चा निकालना है, ठीक है। लंबाई 160 गुणे 12 रुपए के हिसाब से खर्चा करना है। तो कर लीजिए 12 जीरो में 0, 12 65, 12 छंग 72 का 2 हासिल आया 7, 12 कम 12, 12 7 19, 1920, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा, देखिए अब आपको स्मार्टनेस होनी चाहिए आप में। एक नंबर का जब ये क्वेश्चन दिख जाए तो पहले आप इस प्रश्न को करेंगे नहीं, तुरंत तो बिल्कुल नहीं करेंगे, अगर समय मिलेगा तो करेंगे। इतना बड़ा प्रश्न एक नंबर के लिए आप परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये स्मार्ट बच्चों की पहचान है। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे एट द पॉइंट, नहीं तो नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए। 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, आप एक नंबर के लिए इतना समय अगर आप बर्बाद करेंगे तो ठीक बात नहीं है, ठीक है ना। ये आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ये क्वेश्चन आप 2 मिनट में भी कर सकते हैं वहां पर एग्जाम टाइम में। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर तथा चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे को चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर की आवश्यकता होगी। दोस्तों देखिए सिंपल सा है, हमें लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, घेरने के लिए जब निकालने की बात आ जाए तो आप इसका परिमाप निकाल दीजिए। परिमाप, बगीचे की लंबाई है तो आयत के हिसाब से मानिए तो 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी हो जाएगी 115, चौड़ाई हो जाएगी 45, जोड़ लीजिए 45 में 115 जोड़ेंगे 2 गुणे 160 हो जाएगा, आ जाएगा 320 मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस मिले। अति लघु उत्तरी का प्रश्न देखिए 13 माइनस 8 गुणे 2 प्लस का 3। हमने क्या बोला बॉड माउस से, बॉड माउस लिख लीजिएगा तुरंत अगर आपको समझ में आए तो, हमेशा ये लिखते रखिए बॉड मास, बॉड मास, बॉड मास, जो भी मन करे लिखिए, ठीक है। सबसे पहले हमें भाग करना होता है फिर गुणा, भाग का चिन्ह है नहीं तो गुणा कर लेंगे, 8 दूनी 16 प्लस का 3 लिखा है 13 माइनस ऐसे 13 और 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 16 माइनस 16 बराबर हो जाएगा आपका 0, ये 16 लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अभी देखिए दोस्तों जब हम लोग अपवर्तक का सवाल लगा रहे थे वहां हमने बोला था एक अपवर्त का सवाल आएगा, 8 के प्रथम 5 अपवर्त, ये नहीं फिर आपको बताना कि 8 में भैया भाग किसका जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 8 का, ये नहीं, ये अपवर्तक है। अब अपवर्त निकालना रहता है तो पता क्या करते हैं, जैसे 8 का निकालना है तो 8 में सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 से गुणा कर देंगे, फिर 8 में 2 से गुणा कर देंगे, 8 में 3 से गुणा कर देंगे,
8 में 4 से कर देंगे, 8 में 5 से कर देंगे, ज़्यादा भी गुणा नहीं करना, तो हो जाएगा पहला 8, 16, 24, 32, 40। ठीक है, प्रथम 5 करने तो वही 8, 16, 32, जैसे 8 का पहाड़ा होता है ना, पहले 24 आएगा ना, फिर 32, फिर 40, ये कर दीजिएगा। हो गया, चलिए मिटाया जाए इसको। तो धीरे धीरे दोस्तों हम लोग अंतिम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, परेशान मत होइएगा बस। ठीक है, आज से आपकी ये अति लघु उत्तरी की वीडियो देखने की टेंशन भी खत्म होगी। सिर्फ ये इतनी आसान वीडियो नहीं, आप सोच रहे होंगे कि भैया एक वीडियो इतनी बड़ी हो रही, तो सारी टेंशन भी आपकी खत्म कर देगा ना ये फायदा है। अगला प्रश्न क्या है, 13 माइनस ये वाला क्वेश्चन तो हो चुका है हमारा, ये भी हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 3abc माइनस 2ab स्क्वायर है ये दोस्तों। ठीक है ना, तो ये एग्जामिनर भाई जो लिखने वाले दोस्तों से टाइप राइटिंग में थोड़ी दिक्कत हुई है, तो चलिए इसको लिखते हैं। पहले लिखा है हमारा 3abc माइनस का 2ab स्क्वायर माइनस का 5abc फिर प्लस का 3ab स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए, जिसकी घात 2 है उसको यहाँ पर ऐसे ऐसे ध्यान दीजिए उनको, और जिनमें घात नहीं, जैसे 3abc और 5abc, तो घटेगा जुड़ेगा भाई जिसका भाई सेम होगा देखने में, ये नहीं कि इसमें ये घटा जोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। 3abc में जब 5abc घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस का बचेगा 2abc। और दोस्त यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3ab स्क्वायर में से माइनस का 2 एक घटेगा तो बचेगा प्लस का ab स्क्वायर। ठीक है, ये बचेगा ना, या इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, एक सेकंड, 3abc में से 5 है ना, ठीक है, तो जब ये घटेगा तो माइनस 2abc बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब इसको बढ़िया से लिख लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ab स्क्वायर पहले कर दीजिएगा, माइनस का 2abc बाद में कर दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते रहेंगे, आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, आंसर हो गया। एग्जामिनर को ऐसे बढ़िया आंसर दिखा दिया करिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे होशियार होते हैं, जोड़ घटा नहीं पाए, अपने आगे पीछे से आंसर देख लिया, वही लिख दिया, नंबर मिल जाता है। ठीक है, तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब जब दो बिंदु से होकर जाएगी कोई रेखा तो मैक्सिमम रेखाओं की संख्या 1 होगी। ठीक है ना, याद रखिए। किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। व्यास और त्रिज्या पता है ना, व्यास और त्रिज्या, व्यास का फार्मूला होता है व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, ये एक तरह से फार्मूला पूछ लिया आपसे। ठीक है, ये हो गया। 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 15 के गुणनखंड फैक्टर बताइए क्या होगा, ऐसे निकाल लीजिए, भाग करिए 3 से, 3 पचे 15, 5 एकम 5, तो इसमें 1 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा। यह अभाज्य गुणनखंड आप ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, यही आपका आंसर। चलिए इतना मिटाते चलते हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, x माइनस वाई में क्या जोड़े कि योगफल 2y x मतलब प्लस वाई हो जाए। देखिए कभी पूछ लिया ऐसा क्वेश्चन, इसमें क्या जोड़े, तो मान लेते हैं कि हमने x माइनस वाई में, x माइनस है ना, y में मान लेते हैं z जोड़ देते हैं, तो हमारा योगफल हो जाता है 2x प्लस वाई। ये हमने माना कि z जोड़ दिया, मान लेते हैं इसमें। ठीक है, या किताब के हिसाब से देखे दोस्तों तो रुकिए उस तरह करते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे किताब से मिलाकर लिख रहे होंगे तो उनको दिक्कत आएगी। तो देखिए मान लेते हैं x माइनस वाई में हम जोड़ देते हैं m। ठीक है, माना m जोड़े तो योगफल हमारा हो गया 2x प्लस वाई। ठीक है, तो बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो m बराबर हो जाएगा 2x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई उधर जाएगा, अगर x इधर आएगा राइट हैंड साइड में तो माइनस में हो जाएगा, y पहले माइनस में तो अब ये प्लस में हो जाएगा, बस हो गया। तो m बराबर हो जाएगा दोस्तों 2x में से एक x घटेगा तो कितना बचेगा, एक x बचेगा, और दोस्तों y दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2y, तो x प्लस 2y हो जाएगा। यही हमें जोड़ना, यही हमारा आंसर है। कितना मजा आ रही होगी आज गणित पढ़ने में, एक एक क्वेश्चन होते जा रहे हैं, धीरे धीरे पूरी किताब आपकी
खत्म हो रही है। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं, आपको यह बताना है। तो यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो वह चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। हमने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, वर्ग में कंडीशन क्या बताई थी हमने, इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 ही होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी, और प्रत्येक कोण कितने का होगा, 90 अंश। ये भी 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा, ठीक है। ये भी कोण और ये भी कोण कितने अंश का होगा, 90 90, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, कहीं पर भी मिल सकता है आपको। जैसे यूपी टेट का एग्जाम देंगे, सी टेट का या कोई भी टेट का एग्जाम, दो संख्याओं का मासा दिया गया 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, तो उनका लसा ज्ञात करना है। एक फार्मूला याद रखिएगा, एक फार्मूला ये होता है, लस गुणे मस बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या आप ये कह सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, ये होता है। तो लासा कितना दिया गया हमारा नहीं पता, हमें लासा ही निकालना है। तो लासा निकालना तो इसको x मान लीजिए, और मासा दिया गया 16, यहाँ 16 लिख दीजिए, बराबर दोनों संख्या को गुणनफल 6400, भाग करिए 16 चौके 64, 00 ये हो गया। तो x का मान आ गया हमारा 400, ये आप कह सकते हैं हमारा लासा कितना आ गया, 400, ठीक है, ये हो गया। तो इसको कट किया जाए। तो अगला क्वेश्चन क्या देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, ठीक है, दोनों पता है। उत्तरवर्ती संख्या मतलब उसके बाद में, ठीक है, ठीक है, तो इसमें एक जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगला प्रश्न है 0.085 को प्रतिशत में बदलिए, परसेंटेज। एक बात बताइए दोस्तों, किसी क्वेश्चन में अगर जैसे ये लिखा होता, क्या लिखा होता, मान लेते 85% लिखा होता, तो आप परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं बताइए, हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो अब परसेंटेज लाने के लिए क्या करेंगे, जब परसेंटेज नहीं दिया है तो सिंपल सी बात है, इसमें हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जब ये 100 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3 अंक पर दशमलव है, 0.2 अंक इधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 8.5%, ठीक है। तो इस तरह में करना है। ये दशमलव कैसे शिफ्टिंग किए ये जरा समझ लीजिए। जैसे दोस्तों ये लिखा था 0.085 गुणे में 100, ठीक है। जब 100 से गुणा करेंगे दोस्तों तो इसमें दो संख्या और बढ़ जाएगी, क्या होगा, दो संख्या यहाँ पर और आ जाएगी, और दशमलव में 3 ही अंक पर लगाना है, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ, देखिए 08500, हमें दशमलव कितने अंक पर लगा, 3 अंक पर लगा है, 0। तो 3 अंक पर जब दोस्तों लगेगा, यहाँ से इस साइड से काउंट होगा 1 2 3, तो यहाँ दशमलव हो जाएगा 8.5 पर, ठीक है, ये था। तो बस ये हो गया, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। अभी हमने आपको बता दिया था सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 100, 100 हो जाएगी। अगला प्रश्न है 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं, ठीक है ना। एक वृत्त है जिसका व्यास कितना दिया गया है, 35 सेंटीमीटर। चलिए वृत्त बना के आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये वृत्त बन गया, ये हमारे व्यास हो गया 35 सेंटीमीटर। इसका परिमाप ज्ञात करना है। वृत्त का जो परिमाप का फार्मूला होता है क्या होता है पता है आपको, 2πr। r का मतलब होता है त्रिज्या। तो अगर हमें त्रिज्या निकालनी रहेगी तो इसका फार्मूला होता है त्रिज्या बराबर व्यास बटे में 2। व्यास हमारा दिया गया था 35 बटे 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी त्रिज्या।
इतना हो गया ना। तो चलिए रख लीजिए 2, पाई की जगह दोस्तों हम क्या रखेंगे 22/7, आर की जगह रखेंगे 35/2, 2 से 2 कट गया, 7 पचे 35, 22 गुणे 5 110 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। देखिए कितने आसान आसान प्रश्न हैं। अब उन प्रश्नों को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं जो आपके पेपर में आए थे, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। क्या करना, सिंपल सा भाग कर देना है दोस्तों। भाग करिए, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 7 त्रिक 21, यहाँ आएगा 3, यहाँ कट्टम कट्टम, यहाँ दशमलव लगाइए, यहाँ एक 0 बढ़ेगा। अब भाग करिए 7 से कितनी बार जाएगा, 7 चौके 28, यहाँ बचेगा 2, या कट्टम, दशमलव लगा तो 0 अपने आप आ जाएगा। 7 दूनी 14, यहाँ फिर 6 आ जाएगा, ये कट जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाइए, 7 8 56। तो ये संख्या दोस्तों ऐसे भाग चलता रहेगा। 3 अंक बहुत होता है, तो इसका सही आंसर होगा दशमलव का 3 अंक तक भाग करिए, 3.428, ठीक है ना। अब ऐसे आप भाग करते रहेंगे तो भाग चलता रहेगा, आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है, इतना बहुत है। तो 2019 में ये प्रश्न भी आया था आपके सामने, ठीक है। एक क्वेश्चन आ गया था, देखिए किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। कोई एक रेखा है भाई, उसमें बिंदुओं की संख्या आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो किसी तल पर स्थित रेखा में असंख्य बिंदु हो सकते हैं, ठीक है ना। आप ये थोड़ी नहीं कि बिंदु काउंट करने जाएंगे, गिनने जाएंगे कितने बिंदु हैं, ठीक है। अब देखिए एक और अच्छा प्रश्न आ गया। 2/3 और 5/8 में कौन सा अनुपात बड़ा है। हमने आपको एक चीज बताई थी, या एक काम करिए, दोनों का आप एलसीएम ले सकते हैं। 8 त्रिक 24 हो गया, ठीक है, दोनों में 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 24 से, इधर से भी 24, 8 त्रिक 24 ही हो गया, 3/24, 8 दूनी 16 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5 3 15। अब बताइए कौन बड़ा है, आप कहेंगे 16 बड़ा है, तो सिंपल सी बात है 2/3 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये होता है दिमाग, विद इन सेकंड आपका दिमाग एक्टिवेट होगा और 1-2 सेकंड में आप इसका आंसर लाएंगे, ठीक है ना। बहुत से बच्चे और तरीके लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके ये आपको बताना है। देख लीजिए 2019 में ऐसे क्वेश्चन घुमा रहा था आपको, कप कितने बिक गए, क्या हो गया। कुल कपों की संख्या दोस्तों कितनी थी हमारे पास, कुल कपों की संख्या थी, कुल लिखिएगा बढ़िया से आप लोग पेपर में, तभी एग्जामिनर भाई कहेगा अरे अच्छा से लिखा है। कुल कपों की संख्या हमारी 60 थी, 60 कप में से कितने बिक गए 40, ठीक है। तो एक कप से कितने बिके, अगर एक कप की बात करें, एक कप से बिके हमारे 40/60 हो जाएगा, ठीक है। हमें परसेंटेज निकालना है, तो हम भाई 100 से निकालेंगे। 100 कप से कितने बचेंगे, तो हो जाएगा 40/60 गुणे 100, एक 0 से एक 0 कट गया, ठीक है। 2 3 6, 2 पंजे 10, 40 गुणे 5 करेंगे, हो जाएगा 200/3। भाग कर लीजिए, 3 छंग 18, 3 छंग 18, फिर वही 3 छंग 18, 6 6 आता रहेगा, 6 7, ये इतने परसेंटेज कब बिके, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में आते रहेंगे। तो कुल कितने प्रतिशत, ठीक है। तो दोस्तों तैयारी में आप लोग लगे रहिए अच्छे से, ताकि इस बार आपका पेपर जो हो ना बहुत ही अच्छे नंबर आए। बहुत से बच्चे बैक पेपर वाले होंगे जो इस समय वीडियो देख रहे होंगे, गणित में बैक होगी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं, फंसा देते हैं। आसान क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है, कठिन आ जाते हैं, हर तरह के देखिए हम लोग क्वेश्चन इस वीडियो में देख रहे हैं। अब 2023 में क्या क्वेश्चन है तो उसको भी देखते हैं। 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से 5 सही 1/8 मीटर रस्सी को काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात करिए, ठीक है। अगर आपसे ये बोल दिया जाता 20 मीटर रस्सी में से 5 मीटर रस्सी काट लिया गया तो शेष कितनी लंबाई बची, तो आप कहते हैं 20 में से 5 घटा तो 15 आ गई। तो एग्जामिनर आपको इतनी आसानी से नंबर क्यों दे बताइए। तो ये ऐसा लिखा है, लिखा क्या है 20 सही 2/3,
और एक तरफ लिखा है 5 सही 1/8। इसको थोड़ा कैलकुलेशन करिए। 20 का गुणा ऐसे ऐसे में क्या करते हैं, देखिए पहले 20 का हर में गुणा करते हैं और जो दोस्त अंतर रहता है इसको जोड़ लेते हैं बटे में, जैसे लिखा वैसे। 20 तिहाई 60, 2 62, 62/3 ही हो गया। इधर भी वही सेम, 5 का 8 से गुणा करेंगे, 5 गुणे 8, और जो अंत में रहता है जोड़ लेते हैं और हर वैसे लिखिए। 8 पंच 40 हो जाएगा, 41/8 ये हो गया। अब दोस्तों ये दोनों को इसको घटा लेना है। घटाने में आप देख रहे हैं यहाँ पर हर समान नहीं तो डायरेक्ट घटेगा नहीं, तो इधर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंत और हर दोनों में, और इधर 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंत और हर दोनों में। तो इससे क्या होगा, हमारा हर बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24। ठीक है, हर बराबर हो गया दोनों तरफ। अब ये देखिए 8 दूनी 16, ठीक है, 8 छंग 48, 1 49, ये हो जाएगा माइनस का 3 एकम 3, 3 चौके 12, 123। अब ये घटा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 6 में से 3 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 373 अपान में आ जाएगा 24। ठीक है, था सिर्फ घटाना, लेकिन एग्जामिनर आपको भैया इतने आसानी से नंबर नहीं देगा। ठीक है, वही हमने बोला ना, अगर यहाँ पर दिया गया होता 20 मीटर लंबी रस्सी में से 5 मीटर को काट दिया गया, कितनी बची, तो आप कहते सर जी 20 - 5 कर दो 15 मीटर। ये आसान क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा कर लेता, तो इसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी गांव में पुरुषों की संख्या दी गई है, महिलाओं की संख्या इतनी है, ज्ञात कीजिए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये दिया होता है किसी गांव में पुरुषों की संख्या 100 है और महिलाओं की संख्या 50 है, तो आप क्या करते, 100 में से 50 घटा देते, कहते सर जी 50 अधिक है। ठीक है, करना वही है, करना वही है, लेकिन एग्जामिनर नंबर आसानी से नहीं देना चाहता, तो दे दिया कि पुरुषों की संख्या यहाँ पर है 6xy प्लस का 5y² माइनस का 8z, ये पुरुष की संख्या है। महिलाओं की संख्या कितनी है, ये लिख लीजिए। महिलाओं की संख्या दोस्तों 2x प्लस का xy, ठीक है, माइनस का 2y। तो आप पुरुष में से क्या किए थे, महिलाओं की संख्या घटा दिए थे, तो सिंपल था, इसमें हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह बाहर लगाएंगे। ये ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह, जरा ध्यान दीजिएगा। 6xy प्लस का 5y² माइनस का 8z, ये वाली संख्या ऐसे लिख लिए। जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का xy हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, xy यहाँ पर दिया गया, xy यहाँ, 6 में से 1 घटेगा तो 5xy बचेगा। ठीक है, प्लस का देखिए 5y² है और कहीं 5y² है ही नहीं, तो वैसे लिख लीजिए 5y²। 8z यहाँ पर दिया गया और कहीं पर दिया ही नहीं गया है, तो माइनस का 8z वैसे लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों माइनस का 2x वैसे ही आ जाएगा और प्लस का 2y वैसे ही आ जाएगा। जब कुछ दिया नहीं तो कैसे घटेगा ना, सिंपल, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा गया था। देख लीजिए, एग्जामिनर इतना होशियार है तो आपको भी होशियार बनना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, दशमलव संख्या को जोड़ना है। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, डरने वाली बात नहीं कि जोड़ना है, अरे भाई जोड़ना है, अरे सिंपल था, मल्टीप्लाई करना, मल्टी नहीं एडिशन करना है। लिखा था 51.3। दूसरा दोस्तों लिखा था दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर देखिए लिखा था 510.03, पहले यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए, 03 ये लिखा बाद में, और उससे पहले क्या लिखा 510.015, ऐसे हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है फिर दशमलव के नीचे दशमलव 003 यहाँ पर, ठीक है, उसके पहले जो भी लिखा हो 2 बार 0, फिर क्या लिखा था 15। खाली आप ये ध्यान दीजिएंगे, यहाँ पर भी दशमलव नीचे दशमलव रहेगा, 1 2 3 0 है, फिर 3, उसके पहले क्या लिखा है 1 लिखा है, फिर क्या लिखा है 3 0 पहले, 1 2 3 5, कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखिए दोस्तों, दशमलव के बाद यहाँ कुछ नहीं लिखा तो आप जितनी बार भी चाहे 0 लगा दीजिए, इधर उधर नहीं कर सकते, बाद में 1 0 ये 1 1। हम इसलिए कह रहे हैं ना कि ये मैनेज रहेगा तो आपको जोड़ने में आसानी रहेगी। अब ये जोड़ना है, जोड़ दीजिए। सबसे पहले कुछ नहीं दिख रहा, 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है,
यहाँ पर भी दोस्तों 3 दिख रहा है और यहाँ पर भी 3 दिख रहा है। इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों 1 1 2 हो गया, 5 1 6 हो गया, 5 1 6 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 5 5 6 6 2 दशमलव 3 3 3 3। ये कितना आसानी से जोड़ लिया। खाली आपको ध्यान देना था दशमलव नीचे दशमलव रहे, बस आपका दशमलव इधर उधर हल्का सा भाग गया, पूरा मेहनत खत्म। अगला प्रश्न देखिए। अब ये लगभग अंतिम क्वेश्चन है 2023 का, ये रहेगा। तो आज की वीडियो ये पर कंप्लीट होगी। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े तो नंबर लिख लीजिएगा 873807, ठीक है, 9216। और जो बच्चे अभी तक भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, काबिले तारीफ है, इतनी लंबी वीडियो को अभी तक आपने देखा। और इसके बाद दोस्तों लघु त्रिक वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपके 2 2 नंबर वाले सभी क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। और बहुविकल्पी की भी वीडियो देखना है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49 59 109 को भाग देने पर शेषफल ये बचे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो देखिए दोस्तों, जिसमें ये शेषफल बचे ना, तो ऐसे में क्या करते हैं, 49 में से 1 घटा देंगे। समझिए ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक क्या है। 49 59 और 109 को भाग देने पर हर बार शेषफल हमारा कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए, 5। तो इसको घटाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 48, यहाँ घटाएंगे 56 और यहाँ घटाएंगे 104। अब दोस्तों अब क्या करेंगे, अब इसका हमें मासा निकाल लेना। मासा काफी तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो एलसीएम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 48 56, ठीक है, 104 भाग करके निकालिए। 2 से भाग करेंगे, यहाँ 24 बार जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार, 14 बार, 26। उसके बाद 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 13। तो ये दोस्तों ये कॉमन फैक्टर आपका बनेगा 8। तो यही आपका मासा बनेगा, 8 आ जाएगा। तो 8 से जब भाग करेंगे इसको, तो 8 8 छंग 48, यहाँ पर 1 बचेगा, इसमें 8 से भाग करेंगे तो 3 बचेगा, इसमें 8 से भाग करेंगे तो 5 बचेगा, ठीक है। एक और दोस्तों तरीका था मासा निकालेंगे, जैसे 48 ऐसे 56 डायरेक्ट ही भाग करिए, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 48 यहाँ पर आ जाएगा। कितना बचेगा, यहाँ पर भाग करने पर बचेगा हमारा 48, ठीक है। यहाँ बचेगा 8, यहाँ पर ऐसे 8 से भाग कर फिर यहाँ 48 आ जाएगा, तो यहाँ 6 बार में जाएगा। तो भाग विधि से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या 8 को फिर आप 104 में भाग करके देख लेंगे। कट रहा है कि 8 1 8, 2 4 8 3 24, कट गया ना। तो 2 तरीका है मासा निकालने का, ठीक है। तो हमें क्या बताना था, बड़ी से बड़ी संख्या वो बताना था, जिसका मतलब मासा बताना था, महत्तम समापवर्तक। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 8 होगी, ठीक है। वही हमारा जो आंसर आएगा, जिससे भाग देने पर शेषफल 1 3 और 5 बचेगा। आज का अंतिम प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। समबाहु त्रिभुज बता देते हैं। ये है प्रत्येक भुजा, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। नामकरण कर दीजिए ABC, ठीक है। प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला याद रखिएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। √3/4 लिखिए, भुजा कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर, तो इसका फार्मूला के हिसाब से ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √3/4 गुणे 4 गुणे 4, 1 4 से 4 कट गया, बचा कितना, 4 √3। सेंटीमीटर में था तो क्षेत्रफल का फार्मूला था, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो अब यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। तो जो बच्चे लंबी वीडियो देखते नहीं, आजकल YouTube शॉर्ट्स का जमाना है, छोटी छोटी वीडियोस बच्चे देखते हैं, तो फिर बड़ी वीडियो देखने में थोड़ी दिक्कत भी हुई होगी। तो ठीक है, ये वीडियो हम लोग यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं, और चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ गुड डे।